अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी उसको थोड़ा सा ज़रा क्विकली रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले टैक्स का ओवरव्यू लिया, टैक्स सिस्टम का ओवरव्यू लिया कि हाउ द टैक्स सिस्टम वर्क्स, टैक्स का फायदा क्या होता है, किस तरह से बजट बन रहा होता है, टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक मैंने मुख्तसर सा आइडिया दिया। फिर डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके ऊपर हमने मुख्तसरन बात करी। डिटेल में जब चैप्टर के अंदर आएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बेस बनानी थी, आइडिया देना था और हमने आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू देके हम आगे बढ़ गए। फिर हमने देखा कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किया। इनकम टैक्स, दो हुर्फ, इनकम और टैक्स। टैक्स मींस बर्डन, एंड टैक्स इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि ये इनकम में से आपकी जेब से निकलेगा और टैक्स अथॉरिटीज को जमा हो जाएगा। फिर हमने इनकम के लफ्ज के ऊपर डिस्कशन अपना शुरू किया। इनकम क्या है? सबसे पहले हमने कहा सर, जो भी चीज हमारी जेब में आ रही है, जो भी हमारी चीज हमारी पॉकेट में आ रही है, आमदनी हो रही है, वो इनकम है। क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है? हमने कहा नहीं, दुरुस्त नहीं है, हर आने वाली चीज इनकम नहीं होती। फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का। रेवेन्यू रिसीट इज योर इनकम, कैपिटल रिसीट इज नॉट योर इनकम। रेवेन्यू रिसीट इज योर इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। कैपिटल रिसीट इज नॉट योर इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। फिर हमने देखा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया देखा कि रिसीट कुड बी विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी में हमने दो चीजें देखी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कैसे पता लगेगी? हमने कहा सर, इंटेंशन टू जनरेट इनकम है तो ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। अच्छा, इंटेंशन कैसे पता लगेगी? सर, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। हमने कहा फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, रिकरेंस, इन चीजों से पता लगेगी। प्लेस ऑफ बिजनेस, हमने कहा बहुत सारे क्राइटेरिया। तवातुर के साथ एक चीज हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, रिकरिंगली हो रही है, उसका मतलब कि सर ये इंटेंशन टू जनरेट इनकम मौजूद है, ठीक है। फिर हमने इसकी एग्जांपल ली, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सेल परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सेल। अच्छा, इनकम के ऊपर जब मैंने डिस्कशन किया था, एक बच्चा मेरे पास क्लास के आखिर में आया था, सर ये इनकम आप क्या किसको रहे, कि रेवेन्यू को इनकम कह रहे हैं आप, प्रॉफिट को इनकम कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये अगली क्लास में पता लगेगा। अच्छा, फिर हमने कहा नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में क्या एग्जांपल्स ली थी? डिस्पोजल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन थी, एसेट्स स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। फिर हमने देखा विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी के अंदर कोई हरकत नहीं हो रही, हरकत में बरकत नहीं हो रही, वैसी बरकत हो रही है विदाउट हरकत। रिसीट हो रही है विदाउट एक्टिविटी, रिसीट हो रही है विदाउट एक्टिविटी, जैसे कि वॉलंटरी गिफ्ट्स ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस पे आपको गिफ्ट भी मिल जाते हैं, पॉकेट मनी भी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या थी? वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड। और लीगल राइट के अंदर हमने एग्जांपल ली थी कि प्रोमोशनल स्कीम अनाउंस बाय थर्ड पार्टी, जिस तरह स्टेट बैंक ने प्राइस बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, और कोई पीएसओ की कोई या शेल की कोई स्कीम आ गई, प्राइस स्कीम आ गई, ठीक है, जीतो पाकिस्तान से आपने कोई प्राइस जीत लिया, ऐसा ही था ना। तो हमने कहा यहाँ पर अब आपका लीगल राइट एस्टैब्लिश हो गया है, और जहां पर लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाता है वो रेवेन्यू रिसीट बन जाती है, ठीक है। तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से आने वाली रिसीट रेवेन्यू रिसीट, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से आने वाली रिसीट कैपिटल रिसीट, वॉलंटरी बेसिस पर आने वाली विदाउट एक्टिविटी, वॉलंटरी बेसिस से आने वाली कैपिटल रिसीट, और विदाउट एक्टिविटी लीगल राइट से आने वाली रेवेन्यू रिसीट। उसकी एक्सेप्शन थी शरिया राइट, और वॉलंटरी बेसिस वाली की भी एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन जी आ रही है सबकी। क्या थी वो एक्सेप्शन? अदर देन गिफ्ट्स रिसीव्ड, अदर देन रिलेटिव्स। एक्सेप्शन क्या थी? गिफ्ट्स रिसीव्ड अदर देन रिलेटिव्स। यहाँ तक की बातें समझ आई थी। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो जरा बेटा अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इनकम की, हेडिंग डाल लो बेटा।
टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। उस सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस की भरमार है, डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस है। तो क्या हम सारी डेफिनेशन ऐसा कर सकते हैं एक साथ पढ़ लें? नहीं कर सकते। सारी डेफिनेशन एक साथ नहीं पढ़ सकते, ना पढ़नी चाहिए। हर डेफिनेशन जब उस चीज का जिक्र आएगा तब हम उससे रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ेंगे हर टॉपिक के अंदर। ठीक होगी बात? अच्छा, इनकम की हेडिंग आपने डाल ली, सेक्शन 2 सबसेक्शन 29। हाँ, स्टार्ट करो बेटा, लिखो। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। Income includes any amount chargeable to tax. चलो, ये लाइन लिखने के बाद एक दो बातें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में काफी सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। कुछ को हम कहते हैं inclusive definitions, कुछ को हम कहते हैं exclusive definitions। कुछ डेफिनेशंस बीच की होती हैं जिसमें दोनों की खुसूसियात होती हैं। हाइब्रिड कह सकते हो उसको, मिक्सचर दोनों का। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन आमतौर पर शुरू होगी वर्ड इंक्लूड्स से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? इंक्लूड से शुरू होगी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, तुम लॉ पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लॉ है, लॉ। ठीक है, हमें टैक्स पढ़ते हुए एहसास नहीं होता कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आ रहे होते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है। लेकिन बाहर तो है ये लॉ। अगर तुम इन एक्चुअल देखोगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऐसे सलाम के इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम्स इनकम टैक्स के, फिर इतने मोटे मोटे ही 2 वॉल्यूम्स सेल्स टैक्स के, फिर इतनी ही मोटी किताब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की है, फिर एफईडी एक्ट अलग। तो टैक्स लॉस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े। तो हम कोशिश करते हैं सीए इंटर के अंदर आपको जितना आसान से आसान तरीन करके दे सकें, और उस कॉम्प्लेक्सिटी में आप ना पढ़ो, वो अच्छा है। क्योंकि सीए फाइनल में ये सारी चीजें आनी है, और सीए फाइनल में ओपन बुक है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये लॉ है, और लॉ के अंदर आपको लॉ की बारीकी को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कोई सब्जेक्ट पढ़ सकोगे। इनकम इंक्लूड्स, जब ये वर्ड आ जाए ना, इट इंक्लूड्स दिस। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि इस टर्मिनोलॉजी का कॉमन डिक्शनरी सेंस एप्लीकेबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कभी भी वर्ड आ जाए ना, इट इंक्लूड्स दिस, इसका मतलब कि जो लॉजिकल कॉमन सेंस है इस वर्ड का, जो डिक्शनरी मीनिंग है इस वर्ड का, वो तो एप्लीकेबल है ही है, प्लस लॉ ने कहा ये भी इंक्लूड करो, तो हमने वो भी इंक्लूड कर दिया। क्या बात समझ आती है? इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इनकम के अंदर वो सारे मानी और मतलब आ जाएंगे जो हमने पढ़े, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी, इनकम क्या होती है, वो सब चीजें भी आ जाएंगी, प्लस ये चीजें भी आ जाएंगी जो अभी लिस्ट आने वाली है नीचे। क्या बात समझ आती है? अच्छा, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एंड इंक्लूड्स एंड आल्सो इंक्लूड्स, अभी एक और भी लाएगा, आगे लिखो। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट। अच्छा, ये पहला पॉइंट है बेसिकली। हाँ, दूसरा पॉइंट, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन of
टैक्स एट सोर्स अंडर एफटीआर। लिख लो ये, अब मोटी मोटी बातें आना शुरू हो जाएंगी। इनकम इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड्स, इसका मतलब जब हमने वर्ड यूज किया इंक्लूड्स, तो इसके अंदर इनकम का जो डिक्शनरी सेंस है वो भी आ गया, प्लस जो भी स्पेसिफिक इंक्लूजन्स हैं वो भी आएंगी। ठीक है, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में वो सारी अमाउंट आ जाएंगी जो हमने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट का अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। लिखा हुआ नहीं है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, विद एक्टिविटी क्या है, विदाउट एक्टिविटी क्या है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ लॉ के अंदर। लेकिन हमने ये देखा था कि एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज देयर, और ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने कैसे ड्राइव किया? थ्रू प्रेसिडेंट्स, थ्रू पास्ट डिसीजंस। ठीक है, चलो इस पर आने से पहले एक चीज रह गई है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस क्या होती हैं बता देता हूं, फिर ज़हन से ना निकल जाए। इंक्लूसिव डेफिनेशंस का मतलब, इंक्लूसिव डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होगी, इसका मतलब उसमें डिक्शनरी सेंस भी एप्लीकेबल है, जो नॉर्मल कॉमन सेंस है वो भी एप्लीकेबल है, प्लस जो लिस्ट ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफाई कर दी वो भी इंक्लूडेड है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स विथ मीन्स, ये स्टार्ट होती है इंक्लूड्स, मीन्स। जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो मीन्स से, इसका मतलब कि वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। और जब भी लॉ वर्ड यूज करे मीन्स, इसका मतलब कि अब इसमें डिक्शनरी सेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ जो मतलब कह रहा है तुझे वही समझना पड़ेगा, वही इसका यहां पर मतलब है। अब नॉर्मल कॉमन सेंस, डिक्शनरी सेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एक डेफिनेशन आएगी प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is not a public company। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। लॉ पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, काफी लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी का मतलब क्या है, पढ़ा है ना? अच्छा, कंपनी का नहीं पढ़ा, सॉरी, कंपनी की डेफिनेशन भी नहीं है उसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, ये तो मुश्किल हो गया है। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो इसने ये डेफिनेशन स्टार्ट कहां से हो रही है? मीन्स। इसका मतलब ये है कि अब अगर प्राइवेट कंपनी का कोई और मतलब कहीं और से निकलता है तो तुमने वो मतलब एडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि कंपनी के असल मतलब तो कहां से निकलते हैं? कंपनी एक्ट से निकलते हैं ना। कंपनी एक्ट बताती है ना प्राइवेट कंपनी कौन है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ के अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी का कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में किसी भी लॉ से, डिक्शनरी से, कहीं से भी आ रहा है, उसको रबड़ से मिटा दो, वाइप आउट कर दो। हम जो कह रहे हैं इसका यही मतलब है। क्या बात समझ आती है? ये कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस। तो ये बस मैंने ऐसी मिसाल दी थी समझाना, इस डेफिनेशन को समझाना अभी मेरा मकसद कतन नहीं है। और हाइब्रिड डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो स्टार्ट मीन्स से भी होती है, उसमें इंक्लूड्स भी आता है। दिस मीन्स एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, तो मीन्स भी आएगा, एक्सक्लूड्स भी आएगा, दोनों आ जाएंगे, तो कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, अब ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आओ उसको समझते हैं। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, हर वो अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो, और वो कौन सी है? रेवेन्यू रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है वो आपने पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 2 समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन ऑफ डिडक्शन, कलेक्शन और डिडक्शन, सॉरी, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर एफटीआर। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा तवज्जो हो बेटा, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट हेवी होना शुरू हो जाएंगे, सही है? आहिस्ता आहिस्ता।
अच्छा, अब तक जो हमने इनकम को पढ़ा, लास्ट क्लास के एंड में एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था, अब उसको उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जो नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं था। चलो, इनकम निकलती कैसे, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? बिल्कुल ठीक बेटा, इनकम कैलकुलेट होती है रेवेन्यू, टर्नओवर, उसमें से एक्सपेंसेस को लेस कर दो, मिसाल के तौर पर। और ये अच्छा, ये बातें ऐसी हैं कि इसके लिए कोई कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एसी की सेल परचेज का बिजनेस करूंगा, मैंने 100 एसी बेच दिए पूरे साल में 100 एसी बेच दिए, और एक एसी की सेल प्राइस थी 80,000, तो मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 8 तो मेरा रेवेन्यू आ गया 80 लाख, ऐसा ही है। लेकिन ये एसी मैंने खरीदे भी तो होंगे, मेरी कोई कॉस्ट भी तो होगी, क्या ख्याल है? तो हमने कहा सर बिल्कुल आपकी कॉस्ट होगी, तो सर आप इसमें से अपने एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस के अंदर फिर जो अकाउंटिंग जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं इसको थोड़ा जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूं कर रहा हूं मैं। एक्सपेंसेस भी तो बहुत तरह के होंगे ना। मिसाल के तौर पर सर आपने ये एसी किसी से खरीदा होगा, अब आपने इसको बेचा है, आपने बेचा है 80,000 में, आपने खरीदा होगा मिसाल के तौर पर 60,000 में किसी से खरीदा होगा, क्या ख्याल है? तो हमने कहा एक एक्सपेंस कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने 100 खरीदे भी होंगे 60,000 में, तो ये भी आपका एक्सपेंस है, कितना? 60 लाख। ये तो लेस करें, ये आपकी इनकम थोड़ी है, ये प्रॉफिट थोड़ी है आपका। अच्छा, फिर आपने 2-4 एम्प्लॉइज रखे हुए, स्टाफ रखा हुआ है, सेल्स स्टाफ रखा हुआ है आपने, उनकी सैलरी देनी है आपने। फिर आप जिस शोरूम के अंदर ये एसी बेच रहे हैं उसकी बिजली के बिल देना है आपने, फिर उसका आपने रेंट देना है आपने। तो सर ये सारे के सारे खर्चे मिसलिनियस जितने भी ऑल अदर एक्सपेंसेस हैं, मैंने उसको लिख दिया अदर एक्सपेंसेस, सही है? अदर एक्सपेंसेस, वो अदर एक्सपेंसेस हो गए मेरे पास 8 लाख रुपए के। कितने के? 8 लाख रुपए के। तो अब जरा बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 80 लाख में से 68 लाख लेस कर दो, 12 लाख आ गया। सब मुत्तफिक है इससे? इसमें कोई ऐसी जो मैंने टेक्निकल बात कर दी हो? अगर मेरी कोई बात किसी प्री मेडिकल के बच्चे को जिसने अकाउंटिंग भी ना पढ़ी हो, कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर उसको समझ ना आया तो मुझे जरूर बता दें, ठीक है? तो हमने कहा सर कोई भी बिजनेस चलता है तो वो अपनी इनकम ऐसे निकालता है। ये सबसे आसान तरीका है कि उसका जो भी टर्नओवर है, जो भी उसका रेवेन्यू है, उसमें से वो अपने क्या लेस करता है? एक्सपेंसेस लेस करता है। रेवेन्यू में से क्या लेस करता है? रेवेन्यू में से अपने वो एक्सपेंसेस को लेस करता है, ठीक है? और जब वो रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करता है तो उसके पास बॉटम लाइन प्रॉफिट आ जाता है। क्या ख्याल है? आपको प्री मेडिकल के बच्चा ये नहीं बोल सकता मैं समझ नहीं आया। भाई ये तो जो परचून की दुकान चलाता है उसको भी पता होता है, रेवेन्यू में से खर्चे लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। असल में यही है हमारी इनकम। इसको इनकम नहीं कह सकते आप, क्या ख्याल है? ये इनकम नहीं है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। तो इनकम क्या है? प्रॉफिट। बॉटम लाइन प्रॉफिट इज योर इनकम। क्यों सर, ऐसा क्यों? भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने 80 लाख के एसी बेचे, 60 लाख रुपए का तो आपका एसी का एक्सपेंस था, बाकी एक्सपेंसेस हो गए आपके 25 लाख, बिजली का, रेंट का, लेबर का मिला के हो गए 25 लाख के एक्सपेंस। 80 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 85 लाख के खर्चे आ गए। बॉटम लाइन में क्या आ गया? लॉस। कितने का? 5 लाख रुपए का। तो अगर 5 लाख रुपए का बॉटम लाइन में लॉस आ जाएगा तो किसी को ये बोलोगे मैंने इनकम अर्न की है? ये तो नहीं बोलोगे ना मैंने इनकम अर्न की है। नहीं सर, इसका मतलब कि जब आप इनकम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? बॉटम लाइन प्रॉफिट, बॉटम लाइन गेन। माल आया कितना जेब में, टिका कितना। बात समझ आती है? ये इनकम होती है। ये हम में से हर एक को पता इनकम होती है, सही है?
होता क्या था? अच्छा, अब हुकूमत जब टैक्स लेती है हमसे तो कैसे लेती है? सर इनकम तो हमें पता लगेगी जब साल खत्म होगा, तब हमें पता लगेगी कि इनकम कितनी आई है, ऐसा ही है, क्योंकि साल बाय साल का हिसाब चलता है ना। जब तुम कंपनी के हिसाब किताब को बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो पूरे साल की बनाते हो। तो हमने कहा सर जब पूरा साल गुजरेगा, जुलाई से जून, अज्यूम करो जुलाई से जून, अभी हम जब टैक्स ईयर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर होता है जुलाई से जून। तो हमने कहा सर जुलाई से जून एक बिजनेस चला, पूरा साल गुजरा और उस बिजनेस ने पूरे साल में 12 लाख रुपए कमा लिए। कितने लाख कमा लिए? 12 लाख रुपए कमा लिए। अब उस पर क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनेगा? जरा टैक्स रेट कार्ड निकालो जल्दी से, जल्दी से टैक्स रेट कार्ड निकालो। अच्छा, टैक्स रेट कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा साथ साथ। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या, इतनी उजलत क्या, अभी मैंने बताया ही नहीं है। हैंड आउट ही नहीं है सर, सबसे टेक्निकल सवाल तो हमारा है। टैक्स रेट कार्ड किसके पास नहीं है? अल्लाह अकबर, ये हर क्लास में तुम लोग कहां से आते हो इतने सारे अलग अलग? लो भाई, इतने ही है मेरे पास, ये ले बच्चे, चलो जहां से भी आओ खुश रहो बस। हमारे पास भी नहीं है, कहां से लाऊं मैं? है कुछ और निकल है। ये लो बेटा, 5 रेट कार्ड और है, आ रहे हैं, बच जाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। तो आगे बैठने का ये फायदा होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर आ रही है, ऐसा ही बेटा। एक्सपेंसेस में 6 लाख मैंने बता, एक्सपेंसेस में 60 लाख है बेटा, ये 6 लाख नहीं है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक एसी की कॉस्ट 60,000 थी, तो 100 बेचे तो 100 की 60,000 के हिसाब से 60 लाख। 6 लाख थोड़ी है बेटा, एक सिफर आपने आगे पीछे कर दिया, ये बड़ी बात हो जाती है। जल्दी से सेटल हो जाओ बेटा, जल्दी से। जिसके पास रेट कार्ड नहीं है, सेलफोन खोलो, सॉफ्ट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हुआ होगा, खोल लो, वक्त जाया नहीं करो। अब देखो टैक्स रेट कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। टैक्स रेट कार्ड में 2 डब्बे हैं। पहला डब्बा, पहले डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, लिखा हुआ है। किसके पास टैक्स रेट कार्ड नहीं आया? किसके पास नहीं आया टैक्स रेट कार्ड? सबके पास आ गया? रखो, फिर मुझे बाद में दे देना, बाद में दे देना, रखो, बाद में दे देना मुझे। देखो पहला डब्बा, पहले पेज पे पहला डब्बा, पहले पेज पे पहला डब्बा क्या लिखा हुआ है? टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। हमें नहीं पता सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा क्या होता है। दूसरा डब्बा देखो, टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल्स अदर देन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर सैलरी का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो पहला वाला डब्बा तो यहाँ पर इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। क्यों होता है, कब होता है, मैं नहीं बता रहा हूं अभी। मैं बोलूंगा डब्बा 1 यूज करो तो पहले डब्बे को यूज करोगे, मैं बोलूं डब्बा 2 यूज करो तो दूसरे डब्बे को यूज करोगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि पहला डब्बा कब और दूसरा डब्बा कब यूज होगा। ये हमें पता लगेगा हैंड आउट नंबर 2 पर जब हम जाएंगे, तब हमें पता लगेगा। तो अभी आप लोग टैक्स निकालोगे डब्बा नंबर 2 को यूज करते हुए। अच्छा, अब डब्बा नंबर 2 को यूज करते हुए बेटा एक मुझे दे दो, तुम दोनों शेयर करो। अब डब्बा नंबर 2 कौन सा है? टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 4 लाख 0%। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 4 लाख, अगर 4 लाख से एक्सीड कर जाए लेकिन 6 लाख से एक्सीड ना करे, 4 से 6 के बीच में, तो ये तो 6 से भी एक्सीड कर रही है। अगले पे आ जाए सर। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स रुपीज 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। इसका मतलब कि इस वाले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले बैंड में ये फॉल कर रहा है 12 लाख। अच्छा, अब टैक्स है क्या? रेट ऑफ टैक्स का डब्बा देखो, तो इसने कहा कि टैक्स लगेगा 10,000 तो बेस हो गया,
इसका मतलब कि सर मैंने इस्तेमाल किया स्लैब नंबर 3। कौन सा स्लैब? स्लैब 3 वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख, 6 लाख से एक्सीड कर रही है लेकिन 12 से एक्सीड नहीं कर रही। तो टैक्स रेट वाला कॉलम कहता है कि इसका टैक्स बनेगा 10,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। तो हमने कहा सर अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 12 लाख माइनस 6 लाख कर दूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 प्लस 6 लाख इंटू 10%, कितना बना? 60,000, यानी कि कितना बना? 70,000। तो टैक्स कितना बना उसका? 70,000 रुपए। क्या आप में से हर एक को ये स्लैब इस्तेमाल करना आ गया? मुझे लगता नहीं है आ गया। एक दो और भी करेंगे, टेंशन नहीं लो। अभी सिर्फ इसको देख लो। स्लैब नंबर 3 है, डब्बा नंबर 2। डब्बा नंबर 2 से मुराद क्या है? ये वाला, ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा शुरू हो रहा है, ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा शुरू हो रहा है, ठीक है। सबको नजर आ रहा है? ये पहला डब्बा चल रहा है, ये दूसरा डब्बा शुरू हो रहा है। हमने दूसरे डब्बे का स्लैब 3 यूज किया है, दूसरे डब्बे का स्लैब 3 यूज किया है। स्लैब सांप सीढ़ी की तरह होता है, इस सीढ़ी में फॉल कर रहा है, इस सीढ़ी में फॉल कर रहा है, इस सीढ़ी में फॉल कर रहा है। हमने कहा तीसरी सीढ़ी में फॉल कर रहा है। तीसरी सीढ़ी क्या लिखी हुई है? 6 लाख से एक्सीड कर रही है, 12 लाख के अंदर अंदर है, 12 लाख तक है। तो हमने कहा सर ये बिल्कुल 12 लाख तक है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 12 ना होती और ये होती 13 लाख, अब निकालो, अब निकालो 13 लाख का टैक्स निकालो। सर 13 लाख के टैक्स के लिए हमें स्लैब नंबर 4 पे जाना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो स्लैब नंबर 4 पे देखो क्या हुआ है। हमने कहा सर आए स्लैब नंबर 4 पे, बेटा खामोशी। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख, 12 लाख से एक्सीड कर रही है, 12 लाख से एक्सीड कर रही है। तो बेस अमाउंट कितनी है? बेस अमाउंट कितनी है? 70,000। सर ये तो होगी प्लस 15% भी होगा। अच्छा 15% किसका होगा? हमने कहा 13 लाख माइनस 12 लाख, 13 लाख माइनस 12 लाख, तो ये हुआ 70 प्लस 1 लाख का 15%, 15,000, 85 हो गया, 85। यानी कि आज सर अगर हम घर जाएंगे और हमारे अब्बा हमसे पूछेंगे बेटा बताओ अगर मैं इतना कमाऊंगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो आप टैक्स रेट कार्ड निकालोगे, जल्दी से बैग खोलोगे, अब्बा एक सेकेंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा है ना कि किस दिन के लिए सीए कराया आपने मुझे, अब मैं ये भी ना बता सकूं तो फिर मेरा फायदा क्या है। एक सेकेंड, बैग खोला, टैक्स रेट कार्ड निकाला, अब कितनी इनकम आप पूछ रहे हैं, मैंने बोला जरा बताओ 25 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, टक 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 फौरन बता दिया। तो आज ज्यादा हो गई है, नहीं बता सकते? अच्छा सैलरी ज्यादा होगी, सैलरी का टैक्स तो भी निकालना मैंने तुम्हें सिखाया भी नहीं है, सैलरी का टैक्स निकालना भी नहीं सिखाया। सैलरी अगर मिसाल के तौर पर देखो, अच्छी बात है ना, देखो टैक्स भर रहे हैं तो इसका फर्क महसूस होना चाहिए ना। अभी मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, अगर किसी की सिर्फ सैलरी है, अगर किसी की सिर्फ सैलरी है और कुछ नहीं है, पहला डब्बा यूज कर लो, बात खत्म हुई, सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं एक बंदा है और उसकी सैलरी इनकम है 15 लाख रुपए, तो डब्बा यूज होगा पहला वाला, निकाल लो टैक्स कितना निकालते हो। उसमें एक्सपेंस नहीं निकलता, बताता हूँ। हाँ लेकिन अभी रुक जाओ, अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता उतनी डोज दूंगा ना जितना हजम कर सकोगे, उतनी डोज दूंगा जितना हजम कर सकोगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। सब सारे समंदर का पानी एक साथ नहीं पी सकते। अच्छा अभी ये पता लग गया आपको बिजनेस इनकम का टैक्स कैसे निकलता है, पता लग गया, बहुत अच्छी बात।
इसका मतलब सर यही होती है इनकम, ये जो बॉटम लाइन प्रॉफिट होता है ना, यही होती है इनकम। लेकिन एक बात तो तय है कि सर हुकूमत इंतजार थोड़ी करेगी कि पूरा साल खत्म हो और साल के आखिर में हमारा प्रॉफिट आए तो वो हमसे टैक्स ले और फिर वो हुकूमत चलाए और फिर वो मुल्क चलाए। क्या ख्याल है? इसका मतलब कि सर टैक्स तो साल खत्म होने से पहले हमें देना पड़ेगा, टैक्स तो साल खत्म होने से पहले हमें कदम कदम पर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 85,000 रुपए साल के आखिर में टैक्स बनता है तो हुकूमत साल के मुख्तलिफ महीनों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से थोड़ा थोड़ा टैक्स हमसे लेती चली जाएगी। बात समझ आती है? मिसाल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टैक्स का। क्या क्या है कौन से टैक्स का? एडवांस टैक्स का। यानी कि अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत हमसे मुख्तलिफ तरीकों से एडवांस टैक्स ले लेगी, थोड़ा 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 करके एडवांस टैक्स ले लेगी। अच्छा सर, अब मिसाल के तौर पर एडवांस टैक्स, अब छोटी सी मिसाल देता हूं, आगे भी आएगी। तुमने इंटरनेट का बिल पे किया, इंटरनेट के बिल के अंदर भी एडवांस टैक्स होता है, पता है? इंटरनेट के बिल में भी एडवांस टैक्स होता है। इंटरनेट के तुम पैकेजेस देखोगे, वो बोलेगे 1500 पर मंथ का पैकेज है। बोलोगे अच्छा चलो यार इनवॉइस तो भेजो, इनवॉइस भेजेंगे 2200 रुपए की। यार 1500 का पैकेज था, 2200 रुपए क्यों मांग रहा तू हमसे? इसमें इनकम टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है। माजरत के साथ वो जो 1500 हमने बताए थे उसमें ना इनकम टैक्स था ना सेल्स टैक्स था। बात समझ आती है? तुम बिजली का बिल पे करते हो, बिजली के बिल के अंदर भी टैक्स लगा हुआ होता है, इनकम टैक्स लगा हुआ होता है। बात समझ आती है? इसका मतलब कि सर बिजली के बिल के अंदर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ टैक्स पे कर रहे हो भाई माजरत के साथ। बात आई समझ में? स्कूल की फीस जो नॉन फाइलर्स होते हैं, नॉन फाइलर के लिए होता है ये टैक्स, वो स्कूल की फीस पे करते हैं, स्कूल वाले भी एडवांस टैक्स लेते हैं। वो सारा जा किसको रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। थोड़ा 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 करके टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है। बात समझ आती है? अच्छा, और भी बहुत से तरीके हैं एडवांस टैक्स कलेक्ट करने के। तो होता ये था कि ये वाली चीज पता है कब आई थी? ये वाली चीज आई थी 1991 के अंदर, एक्सपोर्ट्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट जो एफटीआर का कॉन्सेप्ट है, एफटीआर का कॉन्सेप्ट है, वो कब आया था? ये कॉन्सेप्ट आया था बैक इन 1991। जब आपने सीए क्वालिफाई किया था तब की बात है ये? नहीं भाई, 89 में तो मैं पैदा हुआ था। बहुत बहुत पुरानी बात है ये, जब एफटीआर का कॉन्सेप्ट आया था। एफटीआर का कॉन्सेप्ट आया था। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। होता क्या था तब? होता क्या था? एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट्स की, स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट्स किसको बोलते हैं? सेल्स टू फॉरेन कंट्री। लोकल सेल नहीं, कौन सी सेल? सेल्स टू फॉरेन कंट्री, एक्सपोर्ट्स कहते हैं उसको। अब मैंने माल भेजा यूएस, यूके, एक्सपोर्ट किया मैंने माल, सही है? तो होता ये था, उस वक्त होता ये था कि मैंने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आई मेरे बैंक अकाउंट में, गर्मा गर्म डॉलर आ गए। तो ये एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स क्या है? मेरा टर्नओवर है या मेरी इनकम है? टर्नओवर है या इनकम है? टर्नओवर है सर, सेल्स है। ये तो सेल्स की अमाउंट है, ये आपकी इनकम थोड़ी है। इनकम तो तब निकलेगी जब आप इसमें से अपना खर्चे सारे लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, अपने बिजली के बिल लेस करेंगे, सैलरियां लेस करेंगे, ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट की सेल्स हुई, एक्सपोर्ट सेल्स पूरे साल की मेरी एक्सपोर्ट सेल्स हो गई, अज्यूम कर लो 100 मिलियन की या 150 मिलियन की। कितनी? 150 मिलियन की। अब होता ये था कि जैसे ही एक्सपोर्ट के पैसे अकाउंट में गिरते थे तो हुकूमत 1% का एडवांस टैक्स काटती थी। कितना? 1% का। अज्यूम करो 120 कर लो इसको आसानी के लिए। अज्यूम कर लो
10 मिलियन मेरी हर महीने सेल हो रही है, साल की कितनी हुई? 120 मिलियन हो गई। बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन है ये। 10 मिलियन इंटू 12, 120 मिलियन। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 10 मिलियन गिर रहे हैं, तो साल के हो गए 120 मिलियन। अच्छा, जैसे ही 10 मिलियन मेरे बैंक अकाउंट में गिरते थे, उसी वक्त बैंक से 1% का एडवांस टैक्स कट जाता था। तो 10 मिलियन का 1% कितना हुआ? कैलकुलेटर चलाओ, चला लो एक दफा, चला लो कैलकुलेटर ना, जीरो आगे पीछे हो जाता है, चला लो। 10 मिलियन का 1%, 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 मिलियन में 7 जीरो होते हैं, सही है? तो हमने कहा सर 1% ऑफ 10 मिलियन 1 लाख रुपए का क्या काट लेती थी हुकूमत? एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। अच्छा, एडवांस टैक्स होता है, एडवांस मतलब ये कि प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स। साल का कितना हुआ? 12 लाख। यानी कि सर हुकूमत ने साल का 12 लाख रुपए एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लिया है, डिडक्ट कर लिया है। अब सुनना होगा क्या, साल खत्म हो गया, अब पीएनएल तो साल के आखिर में बनेगा ना, हिसाब किताब तो साल के आखिर में क्लोज होगा ना, हिसाब किताब साल के आखिर में क्लोज हुआ। एक्सपोर्ट सेल्स, उसके बाद इसने बोला लेस करो, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करो इसके अंदर से। तो उसने लेस किया, मिसाल के तौर पर 80 मिलियन, तो कितना आ गया? 40 मिलियन का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लेस हुए क्या? अदर एक्सपेंसेस। कितने? अज्यूम कर लो 10 मिलियन के एक्सपेंसेस लेस हो गए, क्या आया? 30 मिलियन प्रॉफिट आ गया, ऐसा ही है। और हमने कहा, सर ने हमें पढ़ाया था कि जो बॉटम लाइन प्रॉफिट होता है, इनकम तो वही होती है, क्या ख्याल है? वही इनकम होती है। अब जरा इस 30 मिलियन का टैक्स कितना बनता है निकालो। डब्बा 2 इस्तेमाल करते हुए टैक्स निकालो। 30 मिलियन का टैक्स कितना बनता है? है 30 मिलियन का टैक्स 2.5 लाख बनता है। कौन है ये? अबे क्या हो गया, मतलब 30 मिलियन है, 3 करोड़ है। मतलब यार इतना तो मुझे भी याद है कि ये टैक्स कुछ भी हो सकता है, ये टैक्स नहीं हो सकता भाई। 3 लाख कहां से आए हो भाई तुम? ये कौन लोग हैं जो ये टैक्स निकाल रहे हैं? दूसरा डब्बा कहाँ है? दूसरा डब्बा सर ये वाला डब्बा, दूसरा डब्बा ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा। आगे आओ, इसमें कौन से स्लैब में फॉल करती है? सबसे आखिरी 8 स्लैब में, सबसे आखिरी वाले में फॉल कर रहा ना, 8 स्लैब में फॉल कर रहा ना मेरे बच्चों, 8 स्लैब में फॉल कर रहा मेरे बच्चों। 8 स्लैब की क्या बातें हैं, आओ देखते हैं। सर 8 स्लैब में जरा चेक करते हैं। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 मिलियन, सबसे सर ये सबसे आखिरी स्लैब है। तो हमने कहा इसके अंदर क्या करो, 12,20,000 प्लस 35% अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। तो 6 मिलियन से कितना ऊपर जा रहा है? हमने कहा सर 30 मिलियन में से 6 मिलियन लेस कर दें, ये बना 12,20,000 प्लस 35% ऑफ 24 मिलियन। ऐसा ही है। अब बताओ क्या बना?
96 ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ लोगों के चेहरे पे हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं जब मैं मिलियन और 10 मिलियन का वर्ड यूज कर रहा हूं। देखो, जब मैं कहता हूं ना लाख, इसका मतलब है ये 5 जीरो, ये हो गया 1 लाख। कोई बात नहीं, हम में से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। मैं अगर इतनी छोटी बात बता दूंगा ना, मैं छोटा हो जाऊंगा ना, सुन के आप छोटे हो जाएंगे। लेकिन हम में से हर एक को, हर स्टूडेंट का ख्याल रखना चाहिए। अगर उसको कोई भी मसला है ना, हम उससे बताएंगे। वो मुझसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। हम सीखने सिखाने के अमल में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं, उनको मैथ से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, उनको शौक नहीं होता, तो उनको ऐसी बातें पता नहीं होती। कोई बात नहीं, हो जाएगा, शौक पैदा हो जाएगा उनको। लैक्स की जब मैं बात करूंगा तो ये 1 लाख है। 1 के बाद 5 सिफर, ये 1 लाख है। अगर 1 के बाद 6 सिफर आ जाएंगे तो ये 1 मिलियन है, ये 10 लाख है। कॉमे देखो कहां लग रहे हैं, देखो कॉमे कहां लग रहे हैं। 3 सिफर के बाद कॉमा, फिर 3 सिफर के बाद कॉमा। कॉमे जरूर लगाने हैं। मैंने देखा बच्चों को कॉमे लगाना नहीं आते, कोई बात नहीं, हम ये भी सिखा देंगे आपको इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। आखिर से देखना है, आखिर से 3 सिफर, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा। बात समझ आई थी? ये हो गया 1 मिलियन, इसको बोलते हैं उर्दू में 10 लाख। कितने बोलते हैं? अगर मैं बोलूं 5 मिलियन तो कितने हो गए? 50 लाख। मैं बोलूं 8 मिलियन तो 80 लाख, और 10 मिलियन तो 1 करोड़। 10 मिलियन लिखूंगा कैसे? सर ये 1 मिलियन लिखा है तो ये 10 मिलियन हो गए, ये 10 मिलियन हो गए। 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने सिफर? 7 सिफर। 1 करोड़ में कितने सिफर? 7 सिफर। ये जिन बच्चे ने गलत टैक्स निकाला ना, उन्होंने जीरो आगे पीछे कर दिए। ये नहीं करना हमने। हमने हर चीज सीख लेनी है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। नहीं समझ आती पूछ लो, सर 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, सर 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, अब बताएंगे, टेंशन नहीं। ठीक हो गई बात? क्या सबको ये जीरो समझ आ गए? चलो, अब 12,20,000 प्लस 35% ऑफ 24 मिलियन कितना बना? इसका मतलब कैसा टैक्स कितना बन रहा? 96,20,000। ओ हो सर, इतना टैक्स बन रहा है इसका? हाँ भाई, इतना टैक्स बन रहा है इसका। तो सर इसका मतलब इसको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। हमने कहा सर पे तो करना पड़ेगा, लेकिन सर इसने हर महीने लाख रुपए का क्या भी पे किया हुआ है? एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है, एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है। साल के आखिर में इसको क्या पता लगा कि मेरा टैक्स बनता कितना है? 96,20,000। एडवांस में पे कितना किया हुआ है? साल के आखिर में बनता कितना है? 96,20,000। तो हमने कहा सर जो एडवांस में पे किया हुआ है उसको लेस कर देंगे, जो बाकी बचता है उसको पे कर देंगे। क्या ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है? आसान बात है। जरा बताओ कितना पे करना पड़ेगा? हमने कहा सर आप बताएं पे कितना करना पड़ेगा? पे सर ये हो गया 96,20,000 माइनस 12 लाख, माइनस 12 लाख कितना बना बेटा? 84,20,000। ऐसा ही है, जिसको हम कहेंगे 8.42 मिलियन। एग्जाम के अंदर कोई बच्चा अगर कॉमे नहीं लगाएगा, अगर मैं एग्जामिनर होगा तो मैं 1-2 मार्क पूरे पेपर में काट लूंगा। कॉमे, आप जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में आ गए हो, अगर आपने नंबर्स को लिखते हुए कॉमे नहीं लगाए, एग्जामिनर कॉमा में भेज सकता आपको। कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो अनप्रोफेशनल दौर गया जब तुम लिख देते थे और बीच में कोई कॉमे नहीं लगाते थे। अब कॉमे लगाने होंगे तुमको। बात समझ आ रही है? ये होता था पहले ये होता था, इस तरह से होता था। हर महीने 1% का एडवांस टैक्स कट गया, साल का आखिर आया, साल के आखिर में एक्सपोर्टर ने अपना P&L बनाया। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट सेल्स की, लोकल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट सेल की बात कर रहा हूँ। मिक्सअप नहीं करना। एक्सपोर्ट का स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ तुमको, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट का केस बता रहा हूँ। ऐसा होता था। अच्छा, फिर हमारी आवाम तो आपको पता है, शानदार आवाम, इनकम को छुपाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल, प्रॉफिट को लॉस में दिखा देना बाएं हाथ का खेल। कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर, कोई टेंशन की बात ही नहीं। अगर हम इतना प्रॉफिट दिखाएंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, हम पागल हैं जो इतना प्रॉफिट दिखाएंगे। तो सर आप फिर प्रॉफिट को छुपाएंगे कैसे? अबे सोचे तुम्हारी,
इतना एक्सपेंस दिखाएंगे कि ये प्रॉफिट भी शर्मा जाएगा, लॉस में बदल जाएगा। सर लेकिन कैसे दिखाएंगे आप इतने एक्सपेंस? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तरीके तो बहुत हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सा तरीका तुमको बताता हूँ। मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इसके पास 100 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? 100 एम्प्लॉइज हैं, और 100 एम्प्लॉइज की सैलरी जा रही है। ये 50 जाली एम्प्लॉइज डाल देगा, तो 100 के कितने एम्प्लॉइज हो गए? 150 एम्प्लॉइज हो गए, और उनकी जाली सैलरियां निकाल लेगा, और जाली एम्प्लॉइज को जाली सैलरियां पे कर देगा। और वो जाली एम्प्लॉइज कौन होंगे? सर वो उसके घर के बच्चे ही होंगे, चाचा मामा फूफे के भतीजे होंगे, ठीक है। अच्छा, और देखता कौन है? मिसाल के तौर पर लेबर है। लेबर रिसीव करती है पैसे, लेबर पैसे रिसीव करती है ना, सैलरी रिसीव करती होगी ना, तो क्या करती होगी? सर साइन भी करना नहीं आता होगा, अंगूठे लगा देती होगी, या साइन भी करती होगी तो उनको साइन करना क्या आता, कुछ भी लिख देती होगी, साइन हो गया। तो 50 जाली है ना, इसीलिए 50 जाली एम्प्लॉइज को पेरोल में डाला, उन 50 की सैलरी बनाई, और सारे पैसे खुद ही अंगूठा निकाल के खुद ही जेब में डाल के घर ले गया। जाली एक्सपेंस, जाली एक्सपेंस बुक हो गया। बात समझ आती है? जाली एक्सपेंस बुक हो गया, समझ आती है बात? यूं समझ लो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करता हो, यूं समझ लो ऐसे लोग करते हैं। 2 नंबरी भी ऐसे होती है, 2 नंबरी भी होती है ऐसे कंपनीज के अंदर। ऐसा ही तो होता है, जो लेबर इंचार्ज होता है उसने 3 जाली एम्प्लॉइज, 3 घोस्ट एम्प्लॉइज रजिस्टर किए, उनकी सैलरी उनके घोस्ट अकाउंट के अंदर गई। बंदे से पहले सेटिंग बिठाई हुई उसने, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, 20% तुम्हारे, 80% मेरे। 2 नंबरी ऐसी तो होती हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस दिखाना कोई मुश्किल चीज नहीं होती। या दूसरा छोटा सा तरीका, ये तो छोटे तरीके बता रहा हूँ, बड़े बड़े तरीके भी बहुत होते हैं, कोर्स पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा तुम लोगों को। मिसाल के तौर पर मेहमान आ रहे हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। कोई मेहमान आया, 3000 रुपए का खाना खिला दिया, 4000 रुपए का खाना खिला दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक जाली बिल बुक मंगवा लें और जाली बिल बुक में से 4-4, 5-5 हजार के बिल फाड़ लें और दिखाएं कि हमारे पास इतने मेहमान आए थे, हमने इतने लोगों को खाना खिलाया था, और खाना खिला के हमने साल के 20 लाख रुपए का खर्चा कर दिया? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि खर्चे दिखाना कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है, और अगर कोई जाली खर्चे दिखाना चाहे तो उसको पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। तो ये हो सकता है कि ये करे क्या, ये 39.5 के एक्सपेंसेस दिखा दे, और बॉटम लाइन प्रॉफिट कितना दिखा दे? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, कितना बनता है? अबे पहले डब्बे में देखना है यार, तो सॉरी दूसरे डब्बे में, पहले डब्बा बोलो, दूसरे डब्बे में देखना है। बताओ कितना? सर दूसरे डब्बे में जब हमने देखा तो बिल्कुल ही पहला स्लैब था, टैक्सेबल इनकम अगर 4 लाख के अंदर अंदर है तो कोई टैक्स। इसने बोला मैं इतना भिखारी नहीं हूं, 1 लाख कमाया है, 4 लाख से ऊपर कमाए हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब तू स्लैब नंबर 2 में जाएगा। कौन से स्लैब में जाएगा? स्लैब नंबर 2 में जाएगा, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 4 लाख बट डज नॉट एक्सीड 6 लाख। तो हमने कहा 5% लगेगा ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। अच्छी बात है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। तो 5 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि 5% माइनस 1 लाख, कितना बना? 5000। इसने बोला भाई मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मैं 12 करोड़ की सेल करके भी साल में आखिर में प्रॉफिट कितना ही कमा रहा हूं, 5 लाख। तो मुझ पर टैक्स कितना बनता है भैया? 5000 का टैक्स बनता है मुझ पे से। कितने का टैक्स बनता है? 5000 का टैक्स बनता है। तो फिर वो अपनी मासूमियत और अपनी लाचारगी वाली शक्ल लेके टैक्स वाले के पास गया। उसने बोला टैक्स वाले भैया मेरा टैक्स बनता है 5000, आपने गलती से काट लिया कितना? 12 लाख। 11,95,000 रुपए मुझे वापस कर दो। ऐसी हंसने की बात नहीं, ऐसा ही होता था। FTR का कॉन्सेप्ट आने से पहले ऐसा ही होता था। देखो पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद क्या है,
कि आपको लॉ के पीछे उसकी वजह समझ आ जाए। लॉ की वजह समझना हमारा मकसद है। ये लॉ, ये टैक्स का सब्जेक्ट हमारा ब्रेड एंड बटर है, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझना है। तो ये एफटीआर का कॉन्सेप्ट आने से पहले यही होता था। एडवांस टैक्स ले लिया हुकूमत ने, एडवांस टैक्स पूरे साल में चला गया, साल के आखिर में उसने अपना पीएनएल बनाया, उस पीएनएल के अंदर 2 नंबरी की, प्रॉफिट को कम शो किया और सारा टैक्स वापस रिफंड ले लिया। तो हुकूमत ने कहा अब कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये अपनी मक्कारी वाली शक्ल लेके आए ही ना हमारे पास। तो सर क्या करें? सर इनकम तो यही है और टैक्स तो इनकम पर ही लगना चाहिए, क्योंकि नाम इनकम टैक्स है ना। नाम क्या है? इनकम टैक्स। तो सर इनकम तो यही है, टैक्स तो इसी पे लगना चाहिए, तभी वो होगा इनकम टैक्स। तो हमने कहा अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, लॉ मेकर कौन है? हम है। टैक्स का लॉ कौन बनाते हैं? हुकूमत कहती है टैक्स का लॉ कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो हम अगर इनकम की डेफिनेशन में किसी चीज को इनकम डायरेक्टली घोषित कर दें तो क्या ख्याल है, फिर वो इनकम बन जाएगी? हम किसी चीज को डेफिनेशन के अंदर इनकम बोल के इंक्लूड कर दें तो क्या वो इनकम बन जाएगी? इंक्लूड्स। तो अब देखो लिखा गया, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। हमने कहा अगर हम किसी अमाउंट को ये कह दें कि ये एफटीआर में टैक्सेबल है, किस में टैक्सेबल है? एफटीआर में टैक्सेबल है, तो जो भी उस पर टैक्स कलेक्ट हुआ है एट सोर्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ सर? जब ये हर महीने 10-10 मिलियन हमारे अकाउंट में आ रहे थे, तो 1% का टैक्स कट रहा था, एट सोर्स कट रहा था। जैसे ही गर्मा गर्म पैसे हमारे अकाउंट में गिर रहे थे, हुकूमत इसमें से 1% का टैक्स काट रही थी। तो हुकूमत ने बोला कि एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, हम जिस अमाउंट को कह देंगे कि इस पर एट सोर्स कटने वाला या कलेक्ट होने वाला टैक्स फाइनल टैक्स है, तो अब वो फाइनल टैक्स बन जाएगा। क्या बात समझ आती है? देखो इनकम की डेफिनेशन में किसको डाला हमने? एनी अमाउंट, वो अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिस पर हम एट सोर्स टैक्स कलेक्ट कर लें, तो क्या ये वो अमाउंट है जिस पर एट सोर्स टैक्स कलेक्ट हुआ है? yes. हर महीने जैसे ही मेरे बैंक में पैसा गिर रहा था 1% का टैक्स एट सोर्स कलेक्ट हुआ था ना? yes. क्या ख्याल है? 1% का टैक्स डिडक्ट हुआ था ना? तो हुकूमत ने कहा कि हमने इसको इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया, हमने इसको इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया। लेकिन सर ये इनकम तो नहीं है, ये तो टर्नओवर है, ये तो रेवेन्यू है, ये इनकम तो नहीं है। तो लॉ वाला कहता है देख मैंने डाल दिया, अब मैंने इसको इनकम बना दिया, तो अब इस पर कलेक्ट होने वाला टैक्स इनकम टैक्स बन गया। अब ये एडवांस टैक्स नहीं बना, अब ये क्या बन गया? इनकम टैक्स बन गया। और ये एफटीआर में डाल दिया मैंने। किस में डाल दिया? इसके ऊपर थोड़ी देर बाद डिस्कशन आएगा, जो मुझे लगता है अगली क्लास में आएगा। एफटीआर का मतलब होता है फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी आ जाएगा, इस कैटेगरी में जो भी आ जाएगा, उसका जितना भी टैक्स कटेगा वो फिर अपनी मिस्कीन सी शक्ल लेके एफबीआर के पास ना जा सकेगा कि मेरा साल के आखिर में इतना बना, तूने इतना कलेक्ट कर लिया, बाकी का मुझे वापस दे दे। हमने कहा इसमें वापसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एफबीआर कहता है जो हमने काट लिया टैक्स वो हमारा हो गया, अब हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। उसे कहते हैं फाइनल टैक्स रिजीम। क्या बात समझ आती है बेटा सबको? एवरीवन, आप लोगों की बेटा क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ सर कि इस डेफिनेशन की बदौलत एफबीआर नहीं,
इस डेफिनेशन की बदौलत लॉ मेकर ने ग्रॉस प्रोसीड्स को इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया। हालांकि ये इनकम थी नहीं, इनकम तो ये थी। टैक्स तो इस पे लगना चाहिए था, लेकिन हमने कहा टोपी ड्रामे लोग बहुत करने लगे, इसलिए इसी को इनकम की डेफिनेशन में डाल दो। तो अब इस पर जो हमने 1% का टैक्स एट सोर्स कलेक्ट किया है, अब वो क्या बन जाएगा? फुल एंड फाइनल। ये आ जाएगा किस कैटेगरी में? फाइनल टैक्स रिजीम में। ठीक है, बोलो बेटा। हुकूमत अब टैक्स वाला बोलेगा अगर 120 मिलियन का रेवेन्यू अर्न करके तेरा 5 लाख का प्रॉफिट आता है तो जाके डूब के मर जा, हम तुझे टैक्स वापस नहीं करेंगे। अगला सवाल, सोर्स वाली बात। जैसे ही पैसा अकाउंट में गर्मा गर्म डॉलर अकाउंट में गिर रहा है, वैसे ही ऑटोमेटिकली 1% का टैक्स कट जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, अकाउंट से कट जाएगा। एट सोर्स, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन। अभी मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा, अभी परेशान नहीं होना। जब हमने एडवांस टैक्स वो फाइनल हो गया, नहीं 5 लाख पे दोबारा टैक्स नहीं होगा बेटा, ये हो गया फुल एंड फाइनल। इस इनकम पर ये फुल एंड फाइनल हो गया, अब और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओरिजिनेशन से एक्सपोर्ट सेल्स होंगे, कुछ और भी होता है, एग्जांपल देने लगा हूं। तो सेल्स टैक्स हो गया ना? सेल्स टैक्स नहीं बेटा, ये इनकम टैक्स है। अभी बिल्कुल सेल टैक्स को दिमाग से नहीं, जब बेचने के वक्त लगा ना बेटा, बेचने के वक्त लग रहा है, खरीदने के वक्त लग रहा है, वक्त जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा है आपको कि जब भी इनकम टैक्स होता है, आप बिजली का बिल देते हो, इनकम टैक्स लगता है, उस पर भी लगता है। आप इंटरनेट का बिल पे करते हो इंटरनेट का, उस पर भी इनकम टैक्स होता है। टेलीफोन का बिल पे करते हो, उसमें भी इनकम टैक्स होता है। तो क्या वो सेल टैक्स हो गया? नहीं, दो चीजें होती हैं। एक होता है टैक्स की कैलकुलेशन। क्या होती है टैक्स की? तो टैक्स की कैलकुलेशन तो हम देखो पूरे साल के आखिर में कर रहे हैं। आम केसेस में टैक्स की कैलकुलेशन हम कब कर रहे हैं? पूरे साल के आखिर में। लेकिन हुकूमत तो पूरे साल में जगह जगह वक्तन फवक्तन तुमसे टैक्स लेती रहेगी ना। वो थोड़ी इंतजार करेगी कि साल खत्म होगा और अब्दुल्ला साहब साल के आखिर में अपना पीएनएल बनाएंगे और उसके बाद मुझे टैक्स देंगे, अब हम हुकूमत चलाएंगे। 1 साल तक सारे वुज़रा छुट्टी पर हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स छुट्टी पर हैं। ऐसा होता है? मुल्क तो चलेगा। क्या ख्याल है? धरना तो होगा। अच्छा, तो हमने कहा ये सारी बातें मुख्तसरन बताई हैं मैंने, क्लियर है? 1-2 और एग्जांपल दूंगा फाइनल टैक्स वाली। बोलो बेटा। जो इनकम एफटीआर में आती है उसका फुल एंड फाइनल टैक्स बन गया, जो एफटीआर में आती है। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जो एफटीआर में आती है, और वो है एक्सपोर्ट सेल्स। अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है जो एफटीआर में आती है, और वो कौन सी है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है जो एफटीआर में आती है, वो कौन सी है? एक्सपोर्ट सेल्स। किसी और इनकम पे जनरलाइज मत कर देना। मिसाल के तौर पर ये 120 मिलियन की सेल मेरी एक्सपोर्ट सेल ना हो, मेरी लोकल सेल हो, तो क्या ये एफटीआर में आएगी? एफटीआर में नहीं आएगी। ये सिर्फ एक्सपोर्ट सेल की मिसाल दी है मैंने, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट सेल की मिसाल दी है मैंने, क्लियर है? एक और मिसाल भी दे, बोलो बेटा। तो उसका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टैक्स नहीं होगा। इसकी बॉटम लाइन पे टैक्स नहीं लगेगा, सही है? अच्छा, कोई और मिसाल भी दे दे। एक अच्छी बात बताऊं आपको, एफटीआर की टैक्सेशन आपके कोर्स के अंदर नहीं है। तो ये आप हमें इतनी बड़ी बातें समझा क्यों रहे हैं? डेफिनेशन समझाने के लिए। ये मैंने अभी मिटाया, तीर बना के एफटीआर लिखा था और अभी मिटाया मैंने। होता क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम, मैंने ये बताया कि इस प्रोसीड्स पर, इस 120 मिलियन पर अब जो ये 1% का टैक्स कटेगा, अब ये एडवांस टैक्स नहीं होगा, ये क्या होगा? ये होगा फाइनल टैक्स। ये क्या होगा? फाइनल टैक्स। और हम कहेंगे कि ये इनकम किस में फॉल कर रही है? एफटीआर
फाइनल टैक्स रिजीम, यानी कि अब साल के आखिर में कोई भी टैक्स वाले के पास ये बोलने के लिए नहीं आएगा कि मेरा तो लॉस आ गया, मुझे टैक्स वापस करो, मेरा एडवांस टैक्स वापस करो। एफबीआर बोलेगा ये एडवांस टैक्स नहीं था, ये तो क्या था, फाइनल टैक्स था। अपनी शक्ल लेके जाओ, बोलो बेटा। अभी बिजली के बिल को इससे कंफ्यूज नहीं करना, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी। बोलो बेटा। वो एडवांस टैक्स है, वो मैंने फाइनल टैक्स बोला, वो एडवांस टैक्स, जो एडवांस टैक्स है वो एडवांस टैक्स है। वो फाइनल नहीं हो गया, वो फाइनल नहीं हो गया, उसकी बात में बात करूंगा मैं। वो फाइनल नहीं हो गया, वो फाइनल जिसको मैं बोलूंगा फाइनल है, सिर्फ वही फाइनल है, अपनी तरफ से कोई फाइनल नहीं कर देना, सही है। अभी मैं 2 एग्जांपल्स और दूंगा उसके बाद फिर। ये पहली एग्जांपल हो गई एफटीआर की, किसकी, एफटीआर। 2 एग्जांपल्स और दे रहा हूं, अगर डिटेल में समझ ना भी आए तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, सही है। दूसरी एग्जांपल होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। इसको आसान अल्फाज में लिख दूं तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। क्या कहते हैं, सूदी इनकम। प्रॉफिट ऑन डेट, टैक्स के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल होगा, प्रॉफिट ऑन डेट, लेकिन हमें पता है कि किसका दूसरा नाम है, इंटरेस्ट इनकम का दूसरा नाम है। इसका मतलब कि मैंने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए। कितने, 10 लाख रुपए मैंने फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए, और 10 लाख जिसको हम 1 मिलियन कहते हैं, ये मैंने फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए। कितने, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर महीना खत्म हुआ, बेटा बातें नहीं चलेंगी, महीना खत्म हुआ और इस 10 लाख के ऊपर बैंक ने मुझे सूद दिया, इंटरेस्ट इनकम दी। कितनी इंटरेस्ट इनकम दी, इस 10 लाख पर बैंक ने मुझे 20,000 रुपए की महीने की मुझे 20,000 रुपए की क्या दी, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम भी ज्यादातर केसेस में, क्या बोला मैंने, सारे केसेस नहीं बोला मैंने, क्या बोला, ज्यादातर केसेस में इंटरेस्ट इनकम भी टैक्स होती है अंडर FTR, फाइनल टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये होगा कि जब भी तुमको इंटरेस्ट इनकम मिल रही होगी, बैंक इसके ऊपर 15% का टैक्स काटेगा। कितना, 15। 20,000 पे निकालो 15, और तुम्हारे अकाउंट में पैसे कितने आएंगे, 17,000। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेट गॉन। देखो ये मसाइल होते हैं टेक्नोलॉजी के, चल रही है क्लास, नेट गया, खत्म कहानी, और फिर सारा मोमेंटम और टेम्पो टूट जाता है। आईटी वाले को बुलाओ जल्दी, उसामा को। अस्सलाम वालेकुम उसामा, नेट बंद हो गया बेटा, नेट बंद हो गया, जल्दी से कुछ करो, या तो इसको अल्टरनेट पे शिफ्ट करो या क्या हो सकता है करो जल्दी से, क्लास रुकी हुई है। अच्छा भाई, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूं फिर आप मुझसे सवाल कर लेना। तो प्रॉफिट ऑन डेट जो इंटरेस्ट इनकम है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ FTR। बैंक ने मुझे इसके ऊपर इनकम दी कितनी, 20,000। अब बैंक खुद ही से एट सोर्स
at the time of origination, at the time of origination, at source इस पे टैक्स काट लेगा कितना 15%। कितना 15% का एट सोर्स टैक्स काट लेगा। तो इसका मतलब कि सर बैंक ने कितना टैक्स काट लिया और मुझे पैसे कितने दिए 17,000। अब ये जो बैंक टैक्स काटेगा ना ज्यादातर केसेस में, मैंने सारे केसेस नहीं कहा, मैंने क्या कहा है ज्यादातर केसेस में ये जो बैंक काटेगा ना ये फॉल करता है किसमें फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करता है। किसमें फॉल करता है FTR में फॉल करता है। ये कट गया, बैंक ने ले लिया, हुकूमत को जमा करा दिया, अब ना ये वापस होगा ना ये एडजस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। बात समझ आती है सर? इसमें से मैं अपने एक्सपेंस भी लेस नहीं कर सकता, इसमें से मैं अपने एक्सपेंस भी लेस नहीं कर सकता। अभी हम इस चीज पे बहस नहीं कर रहे कि एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। लेकिन सर ये तो मेरी ग्रॉस इनकम है सर, ये तो ग्रॉस रिसीट्स है, ये तो ग्रॉस रिसीट्स है। अभी तो मैंने इसमें से अपने एक्सपेंसेस भी लेस नहीं किए और आपने इस पे ही टैक्स लगा दिया। हमने कहा ये भी किसमें आती है FTR में, और जो भी इनकम FTR में आती है उसमें एट सोर्स टैक्स लग जाएगा। उस पे क्या लगेगा एट सोर्स टैक्स लग जाएगा, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर ये तो इनकम ही नहीं है, ये तो प्रोसीड्स हैं, ये तो ग्रॉस रिसीट्स हैं, ये तो इनकम ही नहीं है। हमने कहा डेफिनेशन ने इसको किस में डाल दिया इनकम की डेफिनेशन में। यानी जिसको भी टैक्स वाले को FTR में टैक्स करना था उसने उसको किसकी डेफिनेशन में डाल दिया इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया। हालांकि देखा जाए तो एक्चुअली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट इनकम, टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज नॉट योर इनकम। क्योंकि इनकम तो कौन सी होती है सर, ग्रॉस प्रोसीड्स में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, फिर हमारे पास इनकम आती है, फिर टैक्स लगना चाहिए। हमने कहा टैक्स वाले ने बोला इतनी ख्वारी के अंदर हम नहीं पड़ेंगे, जिसको हमने बोल दिया FTR है वो FTR है, जिसको हमने बोल दिया FTR है वो FTR है, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे ग्रॉस प्रोसीड्स पे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे एट सोर्स। FTR की डिस्कशन डिटेल में इसके बाद आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी जितना इधर बता दिया उतना काफी है, फिर अभी डिटेल में थोड़ी देर बाद आ रही है FTR की डिस्कशन। तो क्या ये वाला पॉइंट समझ आ जाता है आपको? इस वाले पॉइंट का मकसद सिर्फ ये है कि इस ग्रॉस प्रोसीड्स को इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया जाए ताकि जब इस पर टैक्स लगे तो ये इनकम की डेफिनेशन के अंदर लगे। क्या बात समझ आती है बेटा? सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन? आगे चले एवरीवन? आपको भी बेटा, आपको भी क्लियर है? आपको भी? गुड। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एनी, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। क्या हो बेटा, नहीं चलेगा? तो ये सारे वाईफाई इसमें पहले से सेट करके रखो ना बेटा, ताकि अगर लैन जाए तो कनेक्ट तो हो ऑटोमेटिकली। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। इनकम की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम। ओहो, टेक्निकल बात आ गई सर बहुत ज्यादा। इसका मतलब लॉ ये कह रहा है कि बात सुनो, हम जिसे कह देंगे इनकम है वो इनकम है, ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी हमारे साथ। बात आई समझ में? इसकी एग्जांपल वैसे तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, दोबारा लिख लो। कैश लोन रिसीव्ड दे चुका हूं। IFO इसमें टैक्स होता है। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी पहली क्लास में मैं एग्जांपल दे चुका हूं। ये किस में टैक्स होता है बता दो? इनकम फ्रॉम रेंटल। कौन था ये? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम में टैक्स होता है यार। पहले क्लास का लेक्चर देखो, घर जाके तुम लोग रीड नहीं कर रहे ना, रिवाइज नहीं कर रहे हो। आसान है, सर ने लिखवाया क्या है, पढ़ाया क्या है, रिकैप ही नहीं किया उसको।
सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैंने एग्जांपल दी थी सेक्शन 16। अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंटल इनकम का पार्ट बनता है। मैंने बताया था कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये लायबिलिटी की नेचर का होता है। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये किसका पार्ट बनता है? रेंटल इनकम का पार्ट बनता है नहीं सर कैश लोन रिसीव हुआ, दरअसल ये इनकम है नहीं, लेकिन लॉ ने बोला है कि ये इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, तो हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को, वो लैंडलॉर्ड की इनकम है नहीं, लॉ कहता है कि इसे रेंट के इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए हम फिर इसको रेंटल इनकम ट्रीट कर रहे होंगे। सो एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, तो वो भी क्या हो जाएगी? इनकम। वो भी क्या हो जाएगी? इनकम। आखिरी पॉइंट लिखो, एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों क्या वापस आवाज मेरी आ चुकी है आपको? नहीं बेटा, क्लास खत्म नहीं थी, क्लास खत्म नहीं थी, इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, वो बाकी जो आपका मिस हुआ है थोड़ा सा, वो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? अच्छा भाई, अब जिन बच्चों का बीच का थोड़ा सा जो डिस्कशन मिस हुआ है वो प्लीज रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, समझना है तो अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं कहीं नहीं भाग रहा, लेकिन मैं अभी दोबारा वक्त कम, मुकाबला सख्त है, इसलिए हम जरा क्विकली चलेंगे। आखिरी वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है, एनी, ये अजीब सी बात हो गई सर, एनी लॉस ऑफ इनकम इज इनकम, ये क्या बात हो गई? एनी लॉस ऑफ इनकम इज इनकम, ये बात हो गई, अजीब सी बात हो गई सर, समझ नहीं आ रही कुछ, अभी समझाते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे, लॉ को पढ़ेंगे, तो जब और मजा आएगा और इंशाल्लाह चीजें समझ आएंगी। अभी मैं आपको दो मिसालें देके समझाता हूँ। जब हम रेंटल इनकम का हेड पढ़ेंगे ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड पढ़ेंगे, उसमें एक बात पढ़ेंगे हम कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। लिखवा भी देता हूं मैं, टेंशन ना लो। जब हम रेंटल इनकम का हेड पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, whichever is higher will be taxable under income from property। मिसाल के तौर पर मेरे पास मिसाल के तौर पर एक फ्लैट है और मैं उसको किराए पे देना चाहता हूं, और मार्केट के अंदर उसका किराया चल रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ। कितना? 1 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन मेरा कोई दोस्त आया और उसने कहा, यार मुनीर, तू दोस्त नहीं है मेरा, मुझे दे दे ये फ्लैट किराए पे। मैंने बोला अच्छा भाई, लेकिन किराया तो देना पड़ेगा आपको, जितनी भी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन किराया तो देना पड़ेगा आपको। उसने बोला, यार किराया तो मैं दूंगा, लेकिन हालात थोड़े से खराब है, 60,000 रुपए दे सकता हूं मैं। कितने? 60,000। लेकिन तेरा दोस्त हूं ना मैं, दे दे मुझे प्लीज। मैंने कहा चलो ठीक है, तुझे 60,000 रुपए में मैंने फ्लैट दे दिया रेंट पे।
तो एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 60,000 वर्सेस, लेकिन मैं अगर किसी और को ये फ्लैट दे दूं रेंट पे तो मुझे कितना रेंट मिल सकता है? फेयर मार्केट रेंट कितना है? 1 लाख। सर मैंने दोस्त को दे दिया 60,000 पे, अगर मैं दोस्त को ना देता किसी और को मार्केट में दे देता, किसी थर्ड पर्सन को दे देता, तो ओपन मार्केट के अंदर मेरा फ्लैट कितने पे रेंट पे चढ़ जाता? 1 लाख रुपए पे। इसका मतलब कि इस केस में मेरी साल की इनकम कितनी होगी? इस केस में मेरी साल की इनकम होगी 7,20,000, और अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को देता तो कितनी होती? तो अब आपका दिमाग क्या कहता है कि टैक्स क्या होना चाहिए? हमारा दिमाग तो वही कहता है सर कि जो पैसे हमें मिले, जो हमारी जेब में आए, इनकम तो वही होनी चाहिए। लेकिन लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। तुम्हारा दोस्त है, हमारा दोस्त थोड़ी है। तुमने दोस्ती यारी के अंदर अपनी इनकम का लॉस किया है, लेकिन लॉ कहता है लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम, लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। तुमने अपनी खुशी से खुद लॉस ऑफ इनकम किया है, इसमें हमारा क्या? हमें तो हमारा पूरा हिस्सा चाहिए टैक्स का। इसका मतलब कि सर टैक्स क्या हो रहा होगा? 12 लाख टैक्स हो रहा होगा, ठीक है? टैक्स कितना हो रहा होगा? टैक्स पूरा 12 लाख। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो 4,80,000 मेरा लॉस ऑफ इनकम है, कितना लॉस ऑफ इनकम है? 4,80,000 मेरा लॉस ऑफ इनकम है। डेफिनेशन ने कह दिया कि ये भी मेरी इनकम है, तो हो गई इनकम पूरी 12। 7,20,000 एक्चुअल, 4,80,000 लॉस ऑफ इनकम, टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी? टैक्सेबल इनकम 12 लाख। क्या बात समझ आती है? बोलो बच्चा। उन्हें पता कैसे चला? ये बात जबरदस्त बात है। उन्हें पता कैसे चला सर कि फेयर मार्केट रेंट लाख रुपए था और मैंने अपने जिगरी जानी दोस्त को 60,000 रुपए पर दिया है। होता क्या है, ऐसा नहीं होगा, सुनो जरा, ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पर मैंने जैसे ही फ्लैट अपने दोस्त को दिया तो किसी ने चुपके से कोई दरवाजे के सुराख में से देख रहा था, टैक्स वाला ये दोस्त को दे रहा है, अभी मैं एफबीआर को इन्फॉर्म करता हूँ। ऐसा सीन नहीं होता। सीन क्या होता है? मसले कब आते हैं? मसले कब आते हैं? असल में ये भी हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स हैं किताब में जिसमें हम पढ़ेंगे, सारी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी ये, जब भी कोई बंदा अपने टैक्स के रिकॉर्ड सबमिट करता है टैक्स वाले को, जब भी कोई बंदा अपने टैक्स के रिकॉर्ड सबमिट करता है टैक्स वाले को, उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम। इधर रिटर्न का मतलब ये नहीं होता वापसी करना, इधर रिटर्न बोलते हैं फॉर्म को। फॉर्म आप जिस तरह एडमिशन फॉर्म फिल करते हो ना, इसी तरह टैक्स वालों का एक फॉर्म होता है, फॉर्म रिटर्न ऑफ इनकम, जिसमें हम अपनी सारी इनकम बताते हैं उसको, टैक्स वाले को, कि भैया हमारी ये इनकम है सारी। जब हम टैक्स वाले को बताते हैं ये हमारी इनकम है, आपने बताया मेरी इनकम कितनी है? आपने क्या बताया मेरी इनकम कितनी है? 60,000। और साल की कितनी हुई? 7,20,000। तो आपने 7,20,000 लिख के अपनी इनकम बता दी। अब बाद में जब कभी भी टैक्स वाला उसको चेक करेगा, ऑडिट खुलेगा, उसको बोलते हैं ऑडिट खुलना। क्या बोलते हैं? ऑडिट होना, इनकम का ऑडिट होना, चेकिंग होना, वेरिफिकेशन होना। साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद आपका ऑडिट खुल गया और टैक्स वाले ने बोला भैया लाओ जरा सारे रिकॉर्ड लेकर आओ, तुमने जितनी भी इनकम दिखाई है उसका प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। तो आपके रिटर्न में आ रही होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आ रही होगी। और बोलेगा भाई इसके डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किस एरिया में है। तो आपने बोला यार ये तो पीसीएचएस ब्लॉक 2 के एरिया के अंदर है। वैसे पीसीएचएस ब्लॉक 2 के एरिया में 60,000 रुपए के ऊपर फ्लैट दिया है तूने, इसमें तो लाख 1.25 रुपए का फ्लैट होता है भाई किराए पे। या आप टोपी ड्रामे नहीं कराओ हमको, हमने आपकी इनकम ऐड कर दी, हमारे हिसाब से लाख बनता है, हमने लाख के हिसाब से आपकी इनकम ऐड कर दी। यूं होता है फिर। बात आई समझ में? ये मसाइल कब आते हैं? जब वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है? वेरिफिकेशन होती है। क्या बेटा? वेरिफिकेशन तो होती ही नहीं है। वेरिफिकेशन तो होती है, बेसिकली आपको टैक्स वाले को कन्विंस करना पड़ता है थ्रू एविडेंस और अदरवाइज। कन्विंस तो करना पड़ेगा, देखो कन्विंस तो करना पड़ेगा ना।
अच्छा, इसी की मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूं, एनी लॉस ऑफ इनकम की एक और एग्जांपल। अच्छा, ये सारी एग्जांपल अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन जब हम हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो हर एक की पूरी मूवी चलेगी। अभी तो ट्रेलर है ना सिर्फ। जी बेटा, एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जरा बताओ। जो हायर है, फिर तो तुम्हारी एक्चुअल इनकम वाकई में हायर है ना। फिर तुम ये तो नहीं बोल सकते ना मेरी इनकम हायर है, नहीं, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली, मेरी हायर नहीं है। अब जब है हायर तो है हायर, अब तो इनकम ही हुई है। अब क्या मुंह छुपाना टैक्स वाले से। घर की कंडीशन ही ऐसी हो कि सर वो तो कोई 50,000 देने को तैयार नहीं था, हमने दोस्त को टोपी ड्रामे करा के 60,000 में। तो बेसिकली देखो, मार्केट वैल्यू जो अंदाजा लगाया जाता है वो ऐसे ही लगाया जाता है। घर की कंडीशन क्या है, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग में लिफ्ट है या नहीं है, बाहर की तरफ फ्लैट है, अंदर की तरफ फ्लैट है, ईस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन है। मार्केट वैल्यू में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। मार्केट वैल्यू टैक्स वाला लगाएगा, मार्केट वैल्यू का अंदाजा टैक्स वाला लगाएगा। वैलिड रीजन हो तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, एविडेंस और अदरवाइज। अच्छा, एक और एग्जांपल लिख लो इसकी, आगे बढ़ेंगे हम। आपने अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बैड डेट का, पढ़ा है? बैड डेट्स, गंदे वाले डेटर्स, बैड डेट्स। अच्छा, टैक्स वाला क्या कहता है? अच्छा, बैड डेट्स देखा जाए तो हमारा लॉस ऑफ इनकम है ना, लॉस ऑफ इनकम एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है। जिनको अकाउंटिंग अभी जो सीख रहे हैं, सर उमर काजी की क्लासेस चल रही हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। जिनको अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं आती हैं या जिनको आती भी हैं, मैं कहूंगा ले लो सर उमर काजी से क्लासेस, क्योंकि सीए के अंदर ना तुम्हें बेसिक्स बड़ी मजबूत चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, नहीं सर हम तो अल्लामा हैं अपनी जात के अंदर, हमने तो ए लेवल से अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, या हम इंटर कॉमर्स से, हमारी तो कराची में पोजीशन थी, हमसे बड़ा अल्लामा कौन होगा अकाउंटिंग के अंदर। एक मॉड्यूल 2 मॉड्यूल में सारी अल्लामागिरी निकल जाती है उनकी। प्री मेडिकल का बच्चा पास हो जाता है, कॉमर्स का बच्चा, ए लेवल का बच्चा फेल हो जाता है। फैक्ट बात बता रहा हूं मैं। अभी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के बच्चे पे हासिल होते हैं सर इनको, सर ये तो डेबिट क्रेडिट सीख रहे हैं, बच्चे हैं सर, बच्चे इनको तो डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता। 1-2 अटेम्प्ट होती है, वो जो हंस रहा होता है ना, उसी का पेपर फेल होता है, वही प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाला बच्चा पास होता है। फैक्ट बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा अल्लामा समझने की अपने आप को जरूरत नहीं है। सर उमर काजी की बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, थोड़ा सा वक्त निकाल के वो क्लासेस ले लो, क्योंकि अकाउंटिंग तुम्हारा पिलर है, पिलर मजबूत पिलर होना चाहिए, मजबूत, उस पर इमारत बनेगी तुम्हारी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पूरी इमारत खड़ी होगी उसके ऊपर। क्या बात समझ आ रही है? अभी मैंने तुम्हें जितनी बातें बताई है, मैं अकाउंटिंग की एंट्रियां नहीं बना रहा हूं, मैं अकाउंटिंग की एंट्रियां बनाकर एक्सप्लेन करने का आदी हूं। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि तुम वो क्लासेस ले रहे हो। जैसे ही सर ने मुझे बोला है सर 1 से 2 हफ्ते के अंदर मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की, मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैं अकाउंटिंग एंट्रीज का इस्तेमाल करूंगा अपने लेक्चर्स के अंदर। ठीक हो गई बात? अच्छा, बैड डेट्स उसको बोलते हैं जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं, जिनको नहीं पता होगा। मिसाल के तौर पर हमने किसी को सेल कर दी तो उधार, मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए की सेल कर दी, और कस्टमर ने बोला मैं आपको 2 लाख रुपए 3 महीने बाद दूंगा। कितने महीने बाद दूंगा? 3 महीने बाद दूंगा। और 3 महीने के अंदर अगर मिसाल के तौर पर उसका एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, अब वो 2 लाख रुपए वापस मिलने की उम्मीद है उम्मीद? सर हो सकता है उसका बच्चा दे दे, उसकी कंपनी दे दे, बंदा मर गया है तो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है। जब हमें उम्मीद नहीं होती पैसे मिलने की तो हम उसको एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। सही है? अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। टैक्स वाला बोलता है कि ये अकाउंटिंग का एक्सपेंस मैं नहीं मानता, मेरे अपने उसूल हैं, जब वो फुलफिल होंगे तो मैं तुम्हें एक्सपेंस अलाउ करूंगा। मैं इस एक्सपेंस को, मैं इस लॉस को लॉस नहीं मानता, तो मैं इस लॉस ऑफ इनकम को तुम्हारी इनकम ट्रीट कर दूंगा। क्या बात समझ आई? अगर तुमने ऐसा कोई एक्सपेंस अपने पीएनएल में से लेस किया, जैसे मिसाल के तौर पर सेल्स आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंस में बैड डेट एक्सपेंस आ गया, अगर तुमने ऐसा कोई एक्सपेंस अपने पीएनएल में से लेस किया तो मैं उसको वापस क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा।
क्यों ऐड कर दूंगा? क्योंकि मैंने कह दिया लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। इस प्रोविजन की वजह से मैं इसको ऐड कर दूंगा। वैलिड है या नहीं है ये हम बिजनेस इनकम में पढ़ेंगे, इसके ऊपर बड़ी तफसीली डिस्कशन है। तो लॉस ऑफ इनकम में थेफ्ट वगैरह भी आते हैं? क्या बेटा? थेफ्ट, चोरी वगैरह का इस तरीके? देखो वो तो मिसाल के तौर पर जो जेन्युइन एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है ना तुम्हारा। मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज चोरी हो गई, इन्वेंट्री थेफ्ट हो गई, तो वो तो आपका फिर एक्सपेंस हो जाता है ना। फिर हम देखेंगे कि क्या लॉ उसको डिसअलाउ करता है या नहीं करता। आम तौर पर अगर लॉ कुछ नहीं कहता तो जो तुम्हारा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है। सही है? मैंने तो आपको वो एग्जांपल्स दिए जहां लॉ की स्पेसिफिक गाइडलाइन अवेलेबल है। तो ये इनकम की डेफिनेशन हमारे पास कंप्लीट होती है। क्या क्लियर है ये बात? आ जाओ बेटा, इसको फिर रब करो। अपने पास रब मत करना, तुम्हारे पास तो रजिस्टर में तुमने पेन से लिख लिया। अगली हेडिंग अब आप डालेंगे टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा। सर थक गए, सर क्लास ऑफ करें, ये वाली बातें नहीं चलेंगी। अभी तो हमें बहुत पढ़ना है। देखो बेटा, आप लोगों का ये वाला जो बैच है ना, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग बैच। इस वक्त तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, इस वक्त तुम्हें लगेगा कि सर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, सर हम बच्चे हैं। तो अगर इतने ही बच्चे हो तो फिर सीए में आए क्यों भाई? कायदे आजम की मजार जाना है। कायदे आजम ने बोला है काम काम और काम। अब हेडिंग डलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रही है टैक्स रिजीम्स। टैक्स regimes, tax regimes। इसका मतलब ये होता है modes of taxing, modes या ways of taxing income। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यानी कि यूं समझो कि ये आपकी बेस बन रही है टैक्स की पूरी। टैक्स रिजीम्स, मोड्स, तरीके क्या हैं टैक्स करने के, तरीके क्या हैं टैक्स करने के। तो हमारे पास 3 तरीके हुआ करते हैं। नॉर्मल टैक्स रिजीम, एक होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, होती है फाइनल टैक्स रिजीम। ठीक है भाई। और एक होती है हमारे पास मिनिमम टैक्स रिजीम। या इस मिनिमम को नॉर्मल के बराबर में लिखो और फाइनल को थोड़ा सा दूर लिख लो। अब फाइनल को दूर कर दो, मिनिमम को नॉर्मल के बराबर में लिख दो। कोई बात नहीं, लिख लिया तो लिखे रहने दे दो, वरना मिटा दो भाई। मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम। ये है तरीके, वेज ऑफ टैक्सिंग इनकम। अच्छा, अब बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। क्या परेशानी होती है उनको? सर पहले आपने बताया हेड्स ऑफ इनकम। पहले क्या बताया आपने? 5 हेड्स ऑफ इनकम। मिसाल के तौर पर सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल
कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपने कहा सर पहले आपने हमें बताया हेड्स ऑफ इनकम, अब आप बता रहे हैं रिजीम्स। तो इनकम हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई होती है क्या इनकम रिजीम्स में क्लासिफाई होती है? अच्छा, हमने कहा दोनों में क्लासिफाई होती है। ये जो रिजीम्स है ना, ये बेसिकली वेज ऑफ टैक्सिंग द इनकम है। मिसाल के तौर पर ये ऐसी ही मिसाल हो गई कि मैं आपको कहूं, मैं आपसे ये कहूं कि पेपर दे रहे हैं आप, एएफसी में पीआरसी में पेपर दिए थे आपने, कंप्यूटर बेस्ड दिए थे। तो मैं ये कहूं कि भाई ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना एएफसी के, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे, क्या ये बात ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एएफसी के बच्चे क्या देंगे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे। और दूसरा बंदा आया वो बोले नहीं नहीं सर ये तो एएफसी के बच्चे हैं। हाँ तो एएफसी के भी बच्चे हैं, इसमें मैंने कहा मना किया है, एएफसी के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे एएफसी के हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि एग्जाम का टेस्टिंग वे क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो दोनों बातें सही है क्या? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। ये बात भी ठीक है कि ये एएफसी के बच्चे हैं, पीआरसी के बच्चे हैं, ये हो गया हेड ऑफ इनकम, ये बात भी ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या कही कि ये बच्चे देंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इनका टेस्टिंग का तरीका क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये बात भी ठीक है, ये मोड ऑफ टेस्टिंग है। दोनों बातें ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक के होने से दूसरा ना हो, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्शंस नहीं है। क्या ख्याल है? दोनों चीजें ठीक है, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? हेड ऑफ इनकम, कि हम किस इनकम को किस हेड के अम्ब्रेला में क्लासिफाई कर रहे हैं। ये क्या बात है? हम किस इनकम को किस तरह से टैक्स करेंगे, किस तरह से टैक्स करेंगे, क्या ये बात समझ आती है? जबरदस्त। अच्छा, किस इनकम को किस तरह से टैक्स करेंगे? सर क्यों सारी इनकम को एक तरह से टैक्स नहीं कर सकते? आपने इतना अच्छा तरीका हमें बताया, डब्बे को देखो, डब्बे में रेट देखो और डब्बे का रेट अप्लाई कर दो, सारी इनकम के ऊपर इसी तरह से काम कर लेते हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सारे स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हुए हैं, सबको टीचर क्या एक तरह से पढ़ाए सबको समझ आ जाएगा? नहीं आएगा। सर किसी बच्चे को किसी के पास इतना तेज स्पीकिंग पावर होगा, टीचर ने एक दफा बताया वो समझ लेगा, उसको अगली दफा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको 3 दफा समझाया जाए वो समझ लेगा। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको 4 सवाल होमवर्क दिया जाए, उसको बोलो भाई दिखाएगा, तब उसको समझ आएगा। क्या ख्याल है? किसी को सर टीचर 2-4 थप्पड़ लगा के पनिश देके उसको तो समझ आएगा। क्या ख्याल है? हमने कहा सर हर किसी को एक तरह से समझ नहीं आता। इसी तरह से जो जेल में मुजरिम होते हैं, क्या सबकी सजा सेम होती है? नहीं सर, सबकी सजा सेम नहीं होती। कोई 2 थप्पड़ से मान जाए तो 2 थप्पड़ लगा के मनवा लिया जाता है, किसी को डंडे लगाने की जरूरत पेश है तो डंडे भी लगाए जाते हैं। क्या ख्याल है? कोई अगर आधी मुजरिम है तो 3rd डिग्री देना पड़ेगा, ऐसा है या नहीं है? तो हमने कहा तरीके डिफरेंट होंगे सर नेचर के हिसाब से। एक वालिदैन के 3 बच्चे हैं, क्या तीनों को सेम तरीके से डील किया जा सकता है? नहीं सर। मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, उसको तो पढ़ने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, लेकिन जब तक अम्मा और अब्बा मुझे 10 लानते ना दें और गालियां ना दें तब तक मैं पढ़ता नहीं हूँ सर। ढीठ है आपका भाई, ढीठ है सर। हाँ तो आप ढीठ हैं, इसीलिए फिर आप चप्पल जूते भी खाते हैं अपनी अम्मा के। बात ये है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता और उसको डील करने का और ट्रीट करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। इसी तरह सारी इनकम एक जैसी नहीं होती और उसको डील करने का और ट्रीट करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो सर ये कौन बताएगा कि इनकम को कैसे डील किया जाए, कैसे टैक्स किया जाए? कौन बताएगा? ये आपको टैक्स लॉ बताएगा। ये कौन बताएगा आपको? टैक्स लॉ बताएगा कैसे डील किया जाए। यानी कि सर कोई इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स हो रही होगी। जी बेटा बिल्कुल। कोई इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स हो रही होगी। बेटा बिल्कुल। कोई मिनिमम टैक्स रिजीम में जा रही होगी। जी बेटा बिल्कुल। बताएगा कौन? टैक्स लॉ बताएगा। कौन बताएगा? टैक्स लॉ बताएगा। कौन बताएगा? टैक्स लॉ बताएगा। अब आओ जरा एक एक करके शुरू करते हैं। 8 मिनट है हमारे पास। 8 मिनट है। हाँ तो हम शुरू करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम से। नॉर्मल टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट ये है
sum of normal income under all heads of income multiply by tax rate in division 1 part 1 first schedule. सारे इनकम की मासूम और नॉर्मल इनकम को सम कर दें। सारे हेड्स की, इन सारे हेड्स की, इन हर हेड ऑफ इनकम में जो नॉर्मल और शरीफ नजर आने वाली इनकम है, जो नॉर्मल और शरीफ नजर आने वाली इनकम है, उन सबको आप सम करें, उन सबको आप सम करें और उनके ऊपर रेट अप्लाई कर दें। कौन सा वाला रेट अप्लाई कर दें? नॉर्मल वाला रेट अप्लाई कर दें। नॉर्मल वाली इनकम को सम करें और उन पर नॉर्मल वाला रेट अप्लाई कर दें। ये है नॉर्मल टैक्स रिजीम। ये लिख लो पहले, अभी इसको और समझाऊंगा। डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल लिख लो। तुम्हें क्या करना है? अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो दोनों डब्बे पहले पेज पे बने हुए ना, ये जो दोनों डब्बे पहले पेज पे बने हुए हैं टैक्स रेट के, टैक्स रेट काट के देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन 1 पार्ट 1, डिवीजन 1 पार्ट 1। और ये जितने भी टैक्स रेट्स होते हैं ना, जितने भी टैक्स रेट्स होते हैं ना, ये फर्स्ट शेड्यूल में होते हैं। अब सर ये शेड्यूल क्या होते हैं, चैप्टर क्या होते हैं, डिवीजन क्या होते हैं, ये तो हमें नहीं पता। अब आप ये बातें कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है, तो तुम्हें समझने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है जरूरत है। ऑर्डिनेंस खोला है अभी, ऑर्डिनेंस खुलवाया है। जब ऑर्डिनेंस खुलवाया ही नहीं तो समझने की जरूरत क्या है? जो लिखवा लिख लो। अच्छा सर, फिर लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जब हम ये डिस्कस करें कि डिवीजन क्या है, पार्ट क्या है, शेड्यूल क्या है। अभी आप लोगों को ओवरली कंफ्यूज करने का फायदा नहीं है। देखो मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चों की साइकी है। एक बात आप अपने जहन में बिठा लो, जो टीचर जहां पढ़ा रहा है, इफ यू हैव प्लेस्ड योर फेथ एंड ट्रस्ट ऑन दैट टीचर विल डिलीवर हिज बेस्ट इंशाल्लाह। कहीं का भी टीचर है इंशाल्लाह। अगर ये पूरा कोर्स आपको पढ़ाएगा कोई भी टीचर, इसका मतलब कि इसके अंदर मौजूद हर चीज को पढ़ाएगा, वरना आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्या बात समझ आती है? हर टीचर का पढ़ाने का अपना अंदाज है, तरीका है। हो सकता है कोई टीचर कोई चीज पहले पढ़ा दे, मैंने वो चीज पहले नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे हिसाब से यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से आप जिस कॉन्सेप्ट के लिए रेडी हो, मैं वैसे डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या हम सब पढ़ेंगे सर? हम सब नहीं पढ़ेंगे। जितना आपके कोर्स में है उससे 5-10% ज्यादा ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे 5-10% ज्यादा ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो आपके कोर्स में कई बातें ऐसी होंगी जो नहीं लिखी हुई होंगी, हम वो भी पढ़ेंगे। तो कभी ये टेंशन नहीं लेना कि ये पढ़ लिया ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लिया ये नहीं पढ़ा। एक बात की गारंटी है, जब कोर्स एंड हो रहा होगा ना, अब लोग सर कितना पढ़ लिया, कब खत्म होगा? क्या बात समझ आती है? इसीलिए जितना बोल रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं, जस्ट टेक इट, राइट इट एंड लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। दिस इज द मेन एस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। बात समझ आती है? डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा, अब इसको समझाने का बड़ा आसान तरीका है। जिस तरह आपकी किताब के अंदर लर्निंग आउटकम्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। एक चैप्टर को खोलो, 4 सेक्शन आएंगे। एग्जेम्पशंस का चैप्टर है, अब रिड्यूस्ड रेट का एक सेक्शन है, एग्जेम्पशन का एक सेक्शन है, ठीक है सर। एक चैप्टर के अंदर भी मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, डिविजन्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, हर जगह मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन अभी चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ना तुमने खोलना है ना तुमने पढ़ना है, तो ये सारी बातें करना फजूल है। बात आती समझ में? ये लिख लिया आपने? अच्छा, अब आओ देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। हमने कहा 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। कितने? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, IFP का मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और हमने ये देखा सर कि इनकम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप रेवेन्यू, टर्नओवर, रिसीट्स, इसमें से लेस कर दें एक्सपेंसेस, ऐसा ही है। अभी हमें बाकियों का तो नहीं पता, अभी बाकी हेड्स तो हमने नहीं पढ़े, लेकिन हमने बिजनेसेस को होते देखा है, बिजनेसेस को होते देखा है। और आपने हमें एग्जांपल भी दी थी कि जिस तरह बिजनेस का रेवेन्यू होता है, उस बिजनेस के रेवेन्यू में से अगर उसके एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है। क्या ऐसा ही है? तो सर हमें बाकी हेड्स का तो नहीं पता, हमने अगर नहीं पता तो जो यहां कर रहे हो वही वहां भी कर दो। इसकी ग्रॉस रिसीट्स में से इसके एक्सपेंसेस लेस करो, इसकी रिसीट्स में से इसके एक्सपेंसेस, इसकी रिसीट्स में से इसके एक्सपेंसेस, और आईएफओ इसकी रिसीट्स में से आईएफओ इसके एक्सपेंसेस, और सारी हेड्स के क्या निकाल लो? इनकम निकाल लो। सारे हेड्स का क्या निकाल लो? इनकम निकाल लो। अच्छा, आप जो बच्चे जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट के अंदर कुछ क्लासेस ली होती हैं तो बोलते हैं देखें सर गलत कर दिया ना आपने, सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, जबकि सैलरी में से एक्सपेंसेस तो लेस हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस हो ही नहीं सकते, ये कब पता लगेगा तुम्हें? जब तुम सैलरी इनकम का हेड पढ़ोगे। तो क्या तुमने भी सैलरी इनकम का हेड शुरू कर दिया है? नहीं शुरू किया, तो तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जो बता रहा हूं वो लिखो। तो सर अभी के लिए देखो, सारे समंदर का पानी एक साथ पियोगे तो कुछ भी नहीं पी सकते। आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, धीरे धीरे सब पता लगेगा। तो हमने कहा सर ये सारी हेड्स की सारी नॉर्मल इनकम आ गई, ये सारे हेड्स की सारी नॉर्मल इनकम आ गई, शरीफ नजर आने वाली इनकम आ गई, शरीफ नजर आने वाली इनकम, नॉर्मल इनकम। उन सारे हेड्स की नॉर्मल इनकम को हमने किया सम, इसको किया आपने सम, और इन सब को सम किया तो आपके पास अमाउंट आ गई 24 लाख। कितनी आ गई? 24 लाख। 24 लाख। क्या बात समझ आती है? 24 लाख आ गई। अच्छा, होता क्या है? सुनना जरा, होता क्या है? आपने सब में से सबके एक्सपेंसेस लेस कर दिए? कर दिए सर, जबरदस्त तरीके से हमने लेस कर दिए एक्सपेंसेस। लॉ ये कहता है कि टैक्स किस पे लगता है? क्या टैक्स इस पे लगता है? क्या टैक्स इस पे लगता है? लॉ कहते हैं नहीं, टैक्स इस पे नहीं लगता। इसमें से कुछ हम आपको रिलैक्सेशन देंगे। हम क्या देंगे? रिलैक्सेशन, कुछ रिलीफ मिलेगा आपको, कुछ रिलीफ मिलेगा आपको। ये है टोटल इनकम। ये क्या है? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितनी है? 24 लाख। या एक काम करो, एक और भी लाइन ऐड कर दो एग्जेम्प्ट इनकम की। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। हमने शुरू में देखा ना, एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, एग्जेम्प्ट इनकम। और हमने कहा कि सर हमने सबका सम कर लिया। हमने क्या कर लिया? सबका सम कर लिया। सबका सम क्या आ गया? 24 लाख। तो लॉ ये कहता है कि ये आ गई तुम्हारी क्या? लॉ इसको क्या बोलेगा? टोटल इनकम। अभी हमने डेफिनेशन नहीं देखी टोटल इनकम की, देख लेंगे, यही लिखा हुआ होगा। सही, ये आ गया टोटल इनकम। फिर लॉ कहता है कि इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम को लेस कर दो। किसको लेस कर दो? एग्जेम्प्ट इनकम को लेस कर दो। ऐड इसलिए किया था क्योंकि टोटल इनकम के अंदर दिखाना था ना, डेफिनेशन है ना मेरे बच्चे। ऐड इसलिए किया था, कुछ प्रेजेंटेशन भी तो दिखानी होती है ना, प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए। एग्जेम्प्ट इनकम आपने लेस कर दी। अज्यूम करो वो एग्जेम्प्ट इनकम थी ये वाली 3 लाख की, आपने 3 लाख लेस कर दिया तो कितनी आ गई? 21 लाख आ गई। 21 लाख आ गई। लॉ कहता है कि इसमें से एक और चीज लेस करो, जिसको हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। सर ये क्या होते हैं?
हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन एक बात तय है सर, ये लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। इसका मतलब कि ये इनकम को कम कर रहा है। हमें कुछ नहीं पता ये क्या होता है, क्यों लेस होता है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या लिमिट्स हैं। ये है पूरा हैंडआउट नंबर 2। ठीक है, अच्छा ये लेस किया आपने तो कितना आ गया? 13 लाख। इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं इसको? टोटल इनकम में से जब एग्जेम्प्ट इनकम लेस हो जाए, डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस हो जाए, तो आ जाती है क्या? टैक्सेबल इनकम। ये क्या होते हैं हमें नहीं पता। एग्जेम्प्ट इनकम की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, लेकिन डिडक्टिबल अलाउंसेस की कोई एग्जांपल मैंने आपको नहीं दी है, हमें नहीं पता। और हमें अभी पता करने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर ये डिडक्टिबल अलाउंसेस इस टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे टैक्सेबल इनकम उतनी, अगर ये 12 लाख के होते तो, अगर ये 12 लाख के होते तो टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 9 लाख। अगर ये 10 लाख के होते तो 11 लाख। इसका मतलब सर इसको बढ़ा दें, ये कम हो जाएगी। जितने ये ज्यादा होंगे टैक्सेबल इनकम उतनी, यानी कि सर ये फायदे की चीज है। ग्रीन ग्रीन डिडक्टिबल अलाउंसेस हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये कोई भी फायदे की चीज लगती है सर। हाँ ये बेटा फायदे की चीज है। अच्छा टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे टैक्स रेट अप्लाई होता है। जिस पे टैक्स रेट, यानी कि हम टैक्स रेट किस पे अप्लाई करेंगे? 13 लाख पे। यानी ये वो जो डब्बे के अंदर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, वो जो डब्बे में हम देख के टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, वो कौन सी अमाउंट पे करेंगे? टैक्सेबल इनकम पे। इसका मतलब सर पहले आपने सारे हेड्स की नॉर्मल इनकम को इकट्ठा किया, उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम को दूर दफा किया, उसमें से डिडक्टिबल अलाउंसेस भी लेस किए, फिर आपने टैक्स रेट अप्लाई किया। जबरदस्त बात। इसके ऊपर फिर आपने टैक्स रेट अप्लाई किया, एट टैक्स रेट। तो हमने कहा सर फिर आती है आपके पास टैक्स लायबिलिटी। ऐसा ही है, टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। इसके ऊपर जब आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो सर क्या ये पे करना होगा हमें? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इसमें से एक और चीज लेस होगी। सर वो क्या लेस होगा? उसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट्स। सर ये क्या होते हैं? हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? लेस। इससे टैक्स क्या हो रहा है? कम। इससे टैक्स क्या हो रहा है? कम। तो एक बात हमसे अगर कोई पूछे कि टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, तो हम उससे ये कह सकते हैं भैया तुम्हें नहीं पता टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, लेकिन फायदे की चीज होते हैं। भाई इतना समझ लो तुम, अभी ज्यादा तुम्हारे दिमाग में आएगी नहीं बात, बस ये समझ लो कि टैक्स क्रेडिट फायदे की चीज होती है जिससे टैक्स क्या होता है? कम हो जाता है। टैक्स क्रेडिट्स इज हैंड आउट 3। जैसे ही आपने ये लेस किया, आपके पास आ गई टैक्स लायबिलिटी। क्या आ गई? टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी। लेकिन सर क्या पूरी टैक्स लायबिलिटी हम पे करेंगे? उसूलन पे करनी चाहिए, लेकिन सर आपने बताया कि पूरे साल में जगह जगह हमने एडवांस टैक्स भी पे किया होगा। तो जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, पहले हम उसमें से वो एडवांस टैक्स लेस करेंगे, क्योंकि वो तो हुकूमत ने पूरे साल में वैसे ही हमारी जेब से निचोड़ लिया है, तो वो हम लेस करेंगे, फिर जो बच जाएगा हम पे करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, इधर से लेस कर दो एडवांस टैक्सेस, एडवांस या विद होल्डिंग टैक्सेस, वो लेस करो तो तुम्हारे पास आ जाती है फाइनल अमाउंट, जिसको हम कहते हैं नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। जी बच्चा, रिफंडेबल है, अभी तक तो फाइनल है। अच्छा सर ये जो आपने छोटा सा प्रोफॉर्मा बनाया है, ये क्या है? ये तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स है। ये जो मैंने छोटा सा प्रोफॉर्मा बनाया है, ये तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स है। सर ये कैसे पूरा इनकम टैक्स है? इसका मतलब आज आखिरी क्लास है? नहीं नहीं, आज आखिरी क्लास नहीं है। 2 मिनट, अभी 2 मिनट दे दो मुझे, बस क्लास एंड कर लो।
अनाउंसमेंट। अच्छा एक सेकंड बेटा, अभी लेकिन कोई उठेगा नहीं, इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बोलो जल्दी से। सैलरी क्लास है, अभी सब हमारा तो सरकारशिप भी सरकारशिप भी तो मेरी फॉरन बात है ना। हाँ, उनके अनाउंसमेंट रहता है बच्चे। हाँ। अच्छा बेटा, ये आपको पता होगा कि इस क्लास के फौरन बाद सर काशिफ जिया की कॉस्टिंग का बैच शुरू हो रहा है, तो उनकी क्लास है। और जो एमएफए या ऑडिट देंगे तो एमएफए और ऑडिट भी आज स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देख लो टाइम टेबल, देख लेना, बस टाइम टेबल देख लेना, ठीक है। अच्छा बेटा बात सुनो, तो सर ये पूरा इनकम टैक्स है इतना सा, हमने कहा ये तुमको देखने में इतना सा लग रहा है, ये जो पूरा प्रोफॉर्मा बनाया है ना तुम्हारे सामने, ये जो पूरा प्रोफॉर्मा बनाया है ना तुम्हारे सामने, इसमें से हर एक लाइन आइटम एक हाइपर लिंक है। क्या है? हाइपर लिंक। किसी हाइपर लिंक को क्लिक करते हो एक दुनिया खुल जाती है। हाँ आईटी में पढ़ा था ना। ये जैसे ही तुम टोटल इनकम को क्लिक करोगे ना, टोटल इनकम को क्लिक करोगे, क्लिक करा तुमने टोटल इनकम को, तो टोटल इनकम को क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास क्या खुल गया? सैलरी, आईएफपी, सीजी, बिजनेस इनकम, आईएफओएस, एग्जेम्प्ट इनकम। इनमें से हर एक भी एक हाइपर लिंक है। तुम आईएफपी को क्लिक करो, उसकी रेवेन्यू, उसका रिसीट्स, उसके एक्सपेंसेस, उसके सारे सेक्शंस, ये सब खुल जाएगा। इसका मतलब सर क्लिक 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 करेंगे तो इनकम टैक्स पढ़ लिया हमने? हाँ बेटा फिर पढ़ लिया। विद होल्डिंग, विद होल्डिंग। अच्छा पहला आपने क्लिक किया, टोटल इनकम पे क्लिक किया तो ये 5-6 नाम खुल गए। फिर आपने सैलरी पे क्लिक किया तो उसके अंदर के सारे सेक्शंस खुल गए, जो आपको ये बताएंगे कि सैलरी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, क्या उसमें से कोई एक्सपेंस लेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और 10 चीजें आ जाएंगी सैलरी के अंदर। इसी तरह बिजनेस इनकम, सीजी, आईएफपी, हर हेड क्लिक 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 खुलता चला जाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम, सर एग्जेम्प्ट इनकम भी एक अलग हाइपर लिंक है। जैसे इसको क्लिक करोगे सेकंड शेड्यूल खुल जाएगा। सेकंड शेड्यूल आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक चैप्टर है पूरा, जिसके अंदर एग्जेम्पशंस गिवन है। क्लियर है? डिडक्टेबल अलाउंस, सर ये भी एक हाइपर लिंक है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हैंडआउट नंबर 2 खुल जाएगा। डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर 5 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस आ जाएंगे। ज़कात, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, वर्कर वेलफेयर फंड की डिडक्शन, WPPF की डिडक्शन, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, और 5वां आता है डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। 5 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस आ जाएंगे। जैसे ही इसको तुम क्लिक करोगे वो 5 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस आ जाएंगे, जो आपका हैंडआउट नंबर 2 है। फिर आपने शेड्यूल 1 को क्लिक किया, क्लिक शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में क्या है? टैक्स रेट्स हैं। क्या है? दुनिया जहां के टैक्स रेट शेड्यूल 1 में। क्लिक किया, शेड्यूल 1 खुल गया। ओहो। उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स, ये भी एक हाइपर लिंक है। आपने टैक्स क्रेडिट्स पे क्लिक किया, सारे टैक्स क्रेडिट्स खुल गए। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशन, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सुकूक्स, APF, हेल्थ इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला, इतने सारे टैक्स क्रेडिट्स खुल जाएंगे। ये कौन सा हैंडआउट है सर? ये हैंडआउट नंबर 3 है हमारा। और इसी तरह से आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये छोटा सा प्रोफॉर्मा, ये तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स की समरी है कि इनकम टैक्स में होगा क्या, कैसे, किस तरह। हमारी नेक्स्ट क्लास है फ्राइडे, थर्सडे नहीं यार, फ्राइडे। शेड्यूल फिक्स है हमारा। नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा बरकती होता है, 2.5-3 घंटे मिलते हैं हमें। टाइम पे शुरू होगा इंशाल्लाह at 10। कोई बंदा मिस करने की कोशिश ना करे। बोलो बच्चा। नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न ऑफ इनकम, अभी लिख लो फिर बाद में समझाऊंगा। यानी कि जब साल के आखिर में तुम रिटर्न फाइल करोगे तो जो बचा कुचा टैक्स होगा वो फिर पे करोगे। अच्छा बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं जरा घर जाके उसको एक दफा देख लो, क्योंकि अभी तो हम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत हैवी मैं आ नहीं सकता। लेकिन एक वक्त आएगा 1-2 क्लासेस के बाद फिर ताबड़तोड़ हमले होंगे फिर, ठीक है? फिर आपकी बेस स्ट्रांग हो चुकी होगी और हमारी स्पीड भी तेज हो चुकी होगी इंशाल्लाह। फ्राइडे को आप सबसे मुलाकात होती है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया था इंटरनेट के इशू की वजह से, रिकॉर्डेड लेक्चर में प्लीज देख लेना। इसके बाद बेटा कॉस्टिंग की क्लास आपकी शुरू होगी। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।